हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे ऑडियो नॉवल चैनल पर। ऐसी ही मज़ेदार और रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे टेलीग्राम प्रीमियम पर 10 से भी ज़्यादा स्टोरीज कंप्लीट हैं। जिसको चाहिए मुझे कांटेक्ट कर सकता है टेलीग्राम पर। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 41 सूक्ष्म स्तर माइक्रो लेवल। आर्यन असल में अपनी कॉम्बैट स्किल्स लड़ाई की तकनीकों को निखारने के लिए खूंखार जानवरों का इस्तेमाल कर रहा है। हर कोई पल भर में आर्यन का इरादा समझ गया। अगर बात सिर्फ इतनी सी होती तो शायद कोई इतना हैरान नहीं होता। लेकिन स्क्रीन पर आर्यन का बिल्कुल रिलैक्स और हर चाल पर कंट्रोल रखने वाला अंदाज देखकर कोई भी समझदार इंसान बता सकता था कि यह इस बात का इशारा है कि वो जल्द ही सूक्ष्म स्तर माइक्रो लेवल पार करने वाला है। सूक्ष्म स्तर आखिर है क्या? इसका मतलब है लड़ाई की छोटी से छोटी बारीकियों पर पूरा कंट्रोल होना, जहां हर हरकत पहले से सोची समझी और सधे हुए अंदाज में होती है, बिल्कुल सटीक। स्क्रीन पर आर्यन का सामना एक गोल्डन हेयर टाइगर, सुनहरे बालों वाले बाघ से था, जो एक 3 स्टार साधारण खूंखार जानवर था। इस वक्त एक हाई लेवल योद्धा के बराबर ताकत रखने वाला वो बाघ आर्यन के हाथों में किसी खिलौने की तरह लग रहा था। बाघ के हर पंजे के वार को आर्यन बड़ी आसानी से चकमा दे रहा था। आर्यन ने अपनी बैटल ब्लेड तलवार पूरी तरह से अंदर रख ली थी, यहां तक कि उसने अपने हाथ भी पीछे बांध लिए थे, मानो वो उस बाघ के साथ बस खेल रहा हो। उस सुनहरे बाघ की आंखों में डर साफ दिखने लगा था। उसके सामने खड़ा यह इंसान सच में बहुत खौफनाक था। वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस इंसान को छू तक नहीं पा रहा था, और न ही वो वहां से भाग सकता था, बस बेबसी में उसके हाथों खिलौना बनकर रह गया था। आर्यन अपने शरीर में एक बहुत ही जबरदस्त लय रिदम महसूस कर रहा था, और जिंदगी और मौत के बीच झूलने का यह एहसास उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। अगले ही पल इस लय की समझ अपनी हद तक पहुंच गई। ग्रेटर दैन डिंग, आप लड़ाई कर रहे हैं 10,000 गुना एम्पलीफिकेशन के साथ। आपके लड़ाई के दिमाग में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और आपने कामयाबी के साथ सूक्ष्म स्तर पार कर लिया है। ग्रेटर दैन, उसकी कॉम्बैट स्किल्स कामयाबी के साथ एक नए मुकाम सूक्ष्म स्तर पर पहुंच गई थी। मकसद पूरा हो चुका था। आर्यन की बैटल ब्लेड हवा में चमकी और एक बिजली के अजगर जैसी रोशनी तेजी से आगे बढ़ी। उस सुनहरे बाघ को आखिरकार आजादी मिल ही गई। तलवार के इस खौफनाक वार ने उसे सीधे मौत की नींद सुला दिया। पॉइंट्स जोड़ 6-0। आर्यन जोर से हंसा। इतने सारे खूंखार जानवरों के साथ प्रैक्टिस करने के बाद वो आखिरकार अपनी कॉम्बैट स्किल्स को एक नए लेवल पर ले जाने में कामयाब हो ही गया था। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद उसकी कॉम्बैट पावर, लड़ने की ताकत आसमान छूने लगी थी। उसे अंदर से एहसास हो रहा था कि अब अगर उसका सामना किसी मिड लेवल युद्ध जनरल से भी हो जाए, तो वो न सिर्फ उसे टक्कर दे सकता है, बल्कि उसे बुरी तरह हरा भी सकता है। अफसोस की बात यह है कि मेरी एनर्जी का लेवल अभी कॉम्बैट स्किल्स के अगले लेवल को संभालने लायक नहीं है, वरना मैं सच में अभी और प्रैक्टिस करना चाहता था। आर्यन ने अपने होंठ चाटे। उसे थोड़ा अफसोस हो रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो लालच कर रहा है। योद्धा लेवल पर रहते हुए सूक्ष्म स्तर की कॉम्बैट स्किल्स हासिल करना पहले से ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब मेरा जलवा दिखाने का वक्त आ गया है। आर्यन ने पॉइंट्स वाले लीडरबोर्ड पर एक नजर डाली और उसके होठों पर एक पूरे भरोसे वाली मुस्कान आ गई। सेंट्रल कंट्रोल रूम का हाल। दूसरी तरफ सेंट्रल कंट्रोल रूम में आर्यन की उस तलवार की जादुई चाल देखने के बाद सिकंदर भी सन्न रह गया था। सूक्ष्म स्तर। आर्यन सच में सूक्ष्म स्तर तक पहुंच गया था। इसका मतलब आर्यन खूंखार जानवरों से बिल्कुल नहीं डर रहा था, बल्कि वो तो अपनी कॉम्बैट स्किल्स को निखारने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा था। सिर्फ यही बात यह साबित करने के लिए काफी थी कि उसका लेवल बाकी छात्रों से कहीं ज्यादा ऊंचा था। युआन लेई का गला थोड़ा सूख रहा था जब उसने लियांग वू की तरफ मुड़कर पूछा, हम सब में तुम्हारी कॉम्बैट स्किल्स सबसे बेहतरीन हैं। तुम सूक्ष्म स्तर तक कब पहुंचे थे? हर कोई लियांग वू की तरफ देखने लगा। वे सब उसका जवाब सुनना चाहते थे। लियांग वू थोड़ा जम सा गया था और उसका चेहरा फीका पड़ गया। मैंने पिछले महीने ही इसे पार किया है। युद्ध जनरल लेवल के लोग आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट लेवल की कॉम्बैट स्किल्स ही सीख पाते हैं। युद्ध जनरल लेवल पर रहते हुए सूक्ष्म स्तर की कॉम्बैट स्किल्स में महारत हासिल करना पहले से ही एक जीनियस होने की निशानी है। इसमें कोई शक नहीं कि लियांग वो एक जीनियस था। लेकिन ये सुनते ही हिस सबकी सांसें अटक गईं, लियांग वू के लिए नहीं, बल्कि आर्यन के लिए। एक लिमिट युद्ध जनरल का सूक्ष्म स्तर की कॉम्बैट स्किल्स हासिल करना अगर जीनियस है, तो एक योद्धा लेवल के छात्र का ऐसा करना क्या कहलाएगा? एक दानव या भगवान का कोई चमत्कार? 5 मशहूर स्कूलों के हेड्स ने स्क्रीन पर दिख रहे आर्यन की तरफ अपनी नजरें गड़ा दी। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उन्होंने मन ही मन एक ही बात सोची, आर्यन को हमारे स्कूल में ही आना होगा। उनकी नजरें एक दूसरे से टकरा रही थीं, मानो वहां बिजलियां कड़क रही हों। और सिकंदर भी कम हैरान नहीं था। उसे याद आया कि वो खुद भी युद्ध जनरल लेवल पार करने के बाद ही सूक्ष्म स्तर को समझ पाया था। उसने ऐसा खौफनाक लड़ाई का टैलेंट सिर्फ एक ही इंसान में देखा था। वो थी काव्या म्यूकंगजू। हालांकि काव्या भी शायद लिमिट योद्धा लेवल पर थी, और वो सूक्ष्म स्तर तक तब पहुंची थी जब वो युद्ध जनरल लेवल पार करने ही वाली थी, है ना? ये सोचकर वो अंदर ही अंदर और भी हैरान हो गया। क्या आर्यन काव्या से भी बड़ा जीनियस हो सकता है? नामुमकिन। सिकंदर ने अपना सिर हिलाया।
बहुत सी चीजों का हिसाब इतनी आसानी से नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इससे आर्यन का चमत्कार होना झूठा साबित नहीं हो जाता। आर्यन के कल्टीवेशन एनर्जी टैलेंट की तुलना में उसका लड़ाई का टैलेंट ही उसकी असली ताकत थी। स्वॉर्ड होल्डर्स को ऐसे ही बेमिसाल जीनियस की जरूरत है। उसने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया। उसके दिल में आर्यन की इज्जत और भी बढ़ गई थी। मैदान में बाकी छात्रों का हाल। जहां बड़े अधिकारी अपनी ही सोच में डूबे थे, वहीं मॉक एग्जाम में हिस्सा ले रहे छात्रों के मन में कुछ और ही चल रहा था। लीडरबोर्ड की रैंकिंग देखकर विशाल वैंग डाओयुंग जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। यह आर्यन सच में अंदर से खोखला है। पीक योद्धा है तो क्या हुआ? अगर वो लड़ ही नहीं सकता, तो वो अभी भी एक नौसिखिया ही है। उसका दिल खुशी से भर गया जब उसकी बैटल स्वॉर्ड तलवार एक चांदी के चांद में बदल गई और उसने बड़ी आसानी से अपने सामने खड़े काले रंग की धारियों वाले भालू को चीर दिया। सी ग्रेड कॉम्बैट स्किल, सिल्वर मून ब्लेड आर्ट, चांदी के चांद वाली तलवारबाजी। और इस पर उसकी पकड़ कमजोर नहीं थी, वो छोटी कामयाबी के लेवल तक पहुंच चुका था। एक भयानक लड़ाई के बाद ये 4 स्टार साधारण खूंखार जानवर, जो एक पीक योद्धा के बराबर की ताकत रखता था, विशाल के हाथों मारा गया। न सिर्फ उसका एनर्जी का टैलेंट अच्छा था, बल्कि उसका लड़ाई का टैलेंट भी बहुत शानदार था। वो अपने से बड़े लेवल्स वालों से भी लड़ सकता था। इस पल लीडरबोर्ड पर उसके पॉइंट्स में 80 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और वो 452 पॉइंट्स के खौफनाक स्कोर के साथ मजबूती से पहले नंबर पर बना रहा, जिसने अनगिनत छात्रों को हैरान कर दिया। रोहन सू एक्संचन ये नजारा देख रहा था और उसने अपने लंबे भाले को और कसकर पकड़ लिया। टॉप 10 से बाहर हो चुके आर्यन को देखकर वो अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। क्या मैंने उसे समझने में गलती कर दी? उसने अपना सिर हिलाया और अगले खूंखार जानवर की तरफ दौड़ पड़ा। सोना असली है या नकली, ये तो वक्त ही बताएगा। विकास कुमार वेजेहांग को थोड़ी चिढ़ हो रही थी। यह आर्यन बहुत जल्दी नीचे गिर गया। मुझे लगा था कि वो उस कमीने विशाल को थोड़ी टक्कर देगा। छोड़ो, लगता है ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। सिर्फ कुछ ही छात्र जो आर्यन को करीब से जानते थे, अभी भी उस पर भरोसा कर रहे थे। आर्यन भाई पक्का किसी जरूरी काम में फंसे होंगे। समीर ली वनहे को पूरा यकीन था। आर्यन, जल्दी करो, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो असली लड़ाई का टेस्ट खत्म हो जाएगा। रिया सू येयू की आंखों में चिंता थी। वो आर्यन को समझती थी और जानती थी कि वो युद्ध जनरल लेवल के बीस्ट वॉरियर से भी भिड़ चुका है। वो कभी खूंखार जानवरों से डरने वाला नहीं था। इसकी बस एक ही वजह हो सकती थी, वो किसी चीज में उलझ गया है। आमना सामना। और ठीक इसी वक्त आर्यन की तरफ, जैसे ही वो खूंखार जानवरों का असली शिकार शुरू करने और पॉइंट्स बटोरने ही वाला था, दूर से एक परछाई दिखाई दी। यह विशाल था। दुनिया सच में बहुत छोटी थी। वे दोनों आखिरकार टकरा ही गए। हालांकि यह आम बात भी थी, क्योंकि वे दोनों ही खंडहरों की गहराई में हाई स्टार साधारण खूंखार जानवरों का शिकार कर रहे थे और वो इलाका उतना ही बड़ा था। आर्यन ने अपनी भौहें हल्की सी सिकुड़ी और अपनी इस बदकिस्मती पर मन ही मन बड़बड़ाया। वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था और वहां से जाने के लिए मुड़ा। अरे, क्या ये हमारे महान जीनियस आर्यन नहीं है? क्या बात है, अभी अपनी एनर्जी चेक करवाते वक्त तो तुम बहुत हवा में उड़ रहे थे। अब मुझे देखकर डर क्यों रहे हो? विशाल ने आर्यन का रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर एक मजाकिया और उकसाने वाली मुस्कान थी। आर्यन के सामने उसकी बेइज्जती हुई थी, इसलिए अब वो अपना बदला लेना चाहता था। अगर यह पहले की बात होती तो वो शायद आर्यन से पंगा लेने नहीं आता। आखिरकार एक पीक योद्धा की एनर्जी कोई मजाक नहीं होती। लेकिन अब आर्यन के पॉइंट्स देखकर एक बात तो साफ थी, आर्यन लड़ाई में कमजोर है। और वो विशाल एक ऐसा जीनियस था जो अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों से भी लड़ सकता था। इस हिसाब से देखा जाए तो क्या आर्यन के आधे पॉइंट्स उसे मुफ्त में नहीं मिल जाएंगे? विशाल को लग रहा था कि वो बहुत चालाक है। चैप्टर 42, हम नुकसान बांटेंगे। जैसे ही विशाल आर्यन का मजाक उड़ा रहा था, सेंट्रल कंट्रोल रूम में नवयुग के प्रिंसिपल मल्होत्रा ये सब देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उनसे ये देखा नहीं जा रहा था। उनका मन कर रहा था कि वो अंदर जाकर अभी के अभी विशाल का गला घोंट दें। लड़ाई में कमजोर। क्या तुम्हें पता भी है कि उसकी कॉम्बैट स्किल्स अभी अभी सूक्ष्म स्तर माइक्रो लेवल पर पहुंची हैं? तुम ही सबसे बड़े घमंडी हो। क्या मैं तुम्हें बड़ा भाई कह सकता हूँ? आसपास के बड़े अधिकारियों की अजीब सी नजरों को महसूस करके प्रिंसिपल मल्होत्रा का मन कर रहा था कि वो किसी शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में छुपा लें। आर्यन ने घमंडी विशाल की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या परेशान हो। तुम मुझसे डर रहे हो? अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालते ही उसे समझ आ गया कि विशाल ने पॉइंट्स वाले लीडरबोर्ड की वजह से यह सोच लिया होगा कि वो लड़ाई में कमजोर है और इसीलिए वो पंगा लेने आया है। विशाल ने नाक सिकुड़ी। ये नाटक बंद करो। अगर मार नहीं खानी है तो अपने आधे पॉइंट्स मुझे दे दो। उसने अपनी गर्दन चटकाई जिससे एक तेज आवाज आई। वो आर्यन की आंखों में डर देखना चाहता था। असली लड़ाई के टेस्ट के कुछ नियम थे जिनके हिसाब से छात्र दूसरों के पॉइंट्स छीन सकते थे, लेकिन सिर्फ आधे तक ही। हालांकि बहुत कम लोग ही ऐसा करते थे। कमजोर छात्रों के पास बहुत कम पॉइंट्स होते थे, जो शायद खूंखार जानवरों का शिकार करने जितने जल्दी नहीं मिलते, और ताकतवर छात्रों को हराना मुश्किल था। इसके अलावा ऐसा बार बार करने से अक्सर एग्जामिनर्स परीक्षक नाराज हो सकते थे। लेकिन विशाल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे पॉइंट्स नहीं चाहिए थे, वो बस अपना गुस्सा निकालना चाहता था। आर्यन की आंखें चमक उठीं। अगर विशाल ने यह बात नहीं छेड़ी होती तो वो शायद इसे भूल ही गया होता।
विशाल के पास काफी पॉइंट्स थे, जो खुद खूंखार जानवरों का शिकार करने से कहीं ज्यादा आसान था। उसने विशाल को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे किसी शिकार को देख रहा हो। आर्यन की इन नजरों से विशाल को गुस्सा आ गया। उसे अंदर तक बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। तुम प्यार की भाषा नहीं समझते, लगता है तुम्हें सच में मार खानी है। उसने अपना पैर जोर से पटका और उसके हाथ की लंबी तलवार एक चांदी के चांद में बदल गई, जो आर्यन की तरफ तेजी से बढ़ी। ये चांदी का चांद बहुत ही पैना था और इसमें एक खौफनाक ताकत थी। आर्यन की आंखों में हैरानी थी। इस विशाल के पास सच में कुछ पैंतरे थे। अफसोस की बात यह थी कि उसका पाला आर्यन से पड़ा था। आर्यन ने अपना सिर हल्का सा पीछे किया और उस चांदी के चांद को बाल बाल बचा लिया, जिससे विशाल की आंखें सिकुड़ गईं और उसका दिल दहल गया। ये कैसे हो सकता है? ये चांदी का चांद तलवार की रोशनी से बना था। यहाँ तक कि एक आम पीक योद्धा को भी इसके सीधे वार से बचना पड़ता, फिर भी आर्यन ने इसे किसी मशीन की तरह बिल्कुल आसानी से बेकार कर दिया। उसे उम्मीद तो नहीं थी कि वो एक ही वार में आर्यन को ढेर कर देगा, लेकिन आर्यन के बचने का तरीका सच में हैरान करने वाला था। उसके दिल में एक हल्का सा शक पैदा हुआ, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो लड़ाई में कमजोर नहीं था? विशाल का चेहरा उलझन से भर गया। उसे लग रहा था जैसे उसके साथ कोई खेल खेला गया हो। उसकी एनर्जी अपनी हद तक फूट पड़ी थी और चांदी के चांद जैसी तलवार की रोशनी हर तरफ बिखर गई थी, लेकिन आर्यन ने उन सभी को बाल बाल बचा लिया। विंड ट्रेडिंग फुटवर्क साफ तौर पर सिर्फ एक डी ग्रेड कॉम्बैट स्किल थी, लेकिन आर्यन के इस्तेमाल करने पर यह किसी सी ग्रेड मूविंग तकनीक से कम नहीं लग रही थी। हमेशा बाल बाल बचने और खाली हवा में वार करने के उस एहसास ने विशाल को इतना झुंझला दिया कि उसका खून खौलने लगा। हाथ पीछे बांधे, एक रिलैक्स पोजीशन में और आंखों में मुस्कान लिए आर्यन को देखकर वो कैसे नहीं समझ पाता, ये कमीना मेरे साथ मजे ले रहा है। विशाल गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वो उस खौफनाक सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं था। कॉम्बैट स्किल्स सूक्ष्म स्तर पर, ये तो आर्यन के हाई लेवल योद्धा बनने से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी। आर्यन ने एक बार फिर अपनी ताकत आजमाई, जिससे उसे अपनी मौजूदा ताकत का और भी साफ अंदाजा हो गया। यहाँ तक कि बिना किसी कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल किए भी वो किसी योद्धा लेवल के दुश्मन को पल भर में मार सकता था। सूक्ष्म स्तर की कॉम्बैट स्किल्स सच में बहुत अजीब थीं। यह अब किसी बड़े के बच्चे को पीटने जितना आसान नहीं था। आर्यन ने एक हल्का सा मुक्का मारा, जिसमें बिना किसी कॉम्बैट स्किल के सिर्फ एनर्जी का इस्तेमाल हुआ था, और वो किसी नाचती हुई तितली की तरह विशाल की तलवार की रोशनी की परतों के बीच से बहुत ही सफाई से निकल गया। फिर उसकी यकीन न कर पाने वाली नजरों के सामने वो मुक्का जोर से उसके सीने पर लगा। विशाल किसी तोप के गोले की तरह हवा में उड़ गया। उसके सीने में तेज दर्द हुआ और उसने उस गोरे मुक्के को अपनी आंखों में लगातार बड़ा होते देखा। बैंग बैंग, दो मुक्कों के बाद विशाल, जिसकी दोनों आंखों पर काले घेरे ब्लैक आई बन चुके थे, लगभग रोने ही वाला था। चेहरे पर मत मारो भाई, क्या तुम खुद पॉइंट्स ट्रांसफर करोगे या मैं करूं? आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए मुस्कुराकर कहा। विशाल ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं खुद कर दूंगा, मैं खुद कर दूंगा। अब उसने आर्यन से टक्कर लेने का ख्याल पूरी तरह से छोड़ दिया था। ये सनकी, इससे पहले नंबर के लिए कौन टक्कर लेना चाहेगा? क्या मेरे लिए दूसरा नंबर काफी नहीं है? विशाल ने यहाँ तक अंदाजा लगा लिया कि आर्यन, जो एक चालाक लोमड़ी है, शायद जानबूझकर पॉइंट्स में पीछे रह गया था ताकि वो संघ के उन सीधे साधे छात्रों को बेवकूफ बना सके जिन्होंने अभी दुनिया की कड़वी सच्चाई नहीं देखी थी। बहुत ही घटिया इंसान है। उसने 200 से ज्यादा पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए। उसका दिल दर्द से रो रहा था। ये सब उसकी कड़ी मेहनत का फल था। उसका मन कर रहा था कि वो खुद को कुछ और थप्पड़ मारे और खुद से कहे कि इतना लालची मत बन, इतना लालची मत बन। अपने अकाउंट में 200 से ज्यादा पॉइंट्स आने के बाद आर्यन मुस्कुराया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इतने सारे पॉइंट्स के लिए उसे 2-5 स्टार साधारण खूंखार जानवरों को हराना पड़ता, जिसमें सिर्फ 2 ही वार लगते, लेकिन ऐसे खूंखार जानवरों को ढूंढना बहुत मुश्किल था। उसने अपना हाथ हिलाया और जाने के लिए मोड़ा। छोटे विशाल, अगली बार मुझे पॉइंट्स देने के लिए और लोगों को साथ लाना याद रखना। विशाल ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और मन ही मन उस लालची और काले दिल वाले इंसान को गालियां दी। उसे एक बार लूटना काफी नहीं था, वो उसे दूसरी बार भी लूटना चाहता था। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे होश आने लगा। ये सही नहीं है, मैं अकेला ही क्यों नुकसान सहूं? सबको इस परेशानी में मेरा साथ देना होगा। सुख दुख बांटना चाहिए, है ना? हम सब नंदपुर शहर के छात्र हैं, इसलिए हम सबको एक साथ मार खानी चाहिए। हे रोहन, विकास, मुझे दोष मत देना, उस संग की आर्यन को दोष देना। विशाल ने अपनी काली आंखों को छुआ। उसकी मुश्किल से संभली हुई सोच एक बार फिर से लगभग बिखर ही गई थी। वो मुड़ा और रोहन और बाकी लोगों को ढूंढने लगा। उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक ख्याल आया था, सबको इकट्ठा करके आर्यन पर एक साथ हमला, गैंग अप करना। अगर वे जीत गए तो क्या ये भी एक तरह का बदला नहीं होगा? अगर वे नहीं भी जीत पाए तो भी अभी से तो बुरा नहीं होगा। हर कोई एक साथ परेशान होगा, इसलिए खोने के लिए कुछ नहीं था। जहां तक इन लोगों को राजी करने की बात है, विशाल को पूरा भरोसा था। जीनियस लोग घमंडी होते हैं और आर्यन जैसे किसी इंसान को हराने की खुशी खूंखार जानवरों का शिकार करने या किसी भी और चीज से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। वो खुद इसकी सबसे अच्छी मिसाल था। विशाल को लग रहा था कि वो बहुत चालाक है।
सेंट्रल कंट्रोल रूम। सारे बड़े अधिकारी थोड़े सन थे। विशाल का हारना उनकी उम्मीदों के हिसाब से ही था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विशाल अभी भी पंगा लेना चाहेगा। वो देखने में तो एक घमंडी जीनियस लगता था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो असल में एक कॉमेडियन निकलेगा। प्रिंसिपल मल्होत्रा अब और नहीं देख सकते थे, नवयुग की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी थी। स्क्रीन पर विशाल के गुट बनाने के प्लान रणनीति शुरू हो चुके थे, लेकिन सिकंदर और बाकी लोगों ने न सिर्फ उसे रोका नहीं, बल्कि उनकी आंखों में एक उत्सुकता भी थी। वे आर्यन की मौजूदा ताकत को किसी भी और इंसान से ज्यादा अच्छे से समझते थे। वे जानते थे कि आर्यन अब एक पूरी तरह से बॉस लेवल का खिलाड़ी था, जो बाकी छात्रों के लेवल का नहीं था। शायद ये छोटे बच्चे हमें आर्यन की हद लिमिट दिखा सकें। ये सोचकर सभी बड़े अधिकारी सीधे बैठ गए और बहुत ही ध्यान से देखने लगे। इस वक्त स्क्रीन पर विशाल पहले ही रोहन को ढूंढ चुका था। छोटे रोहन, क्या तुम इस असली लड़ाई के टेस्ट में पहले नंबर पर आना चाहते हो? विशाल को उसकी दो मुस्कुराती हुई काली आंखों के साथ देखकर रोहन चौंक गया। चैप्टर 43, आर्यन को हराओ। विशाल को अपने सामने देखकर रोहन चौंक गया। न सिर्फ उसकी दोनों आंखों पर काले घेरे ब्लैक आई थे, बल्कि उसके बैटल आर्मर कवच पर भी कई जूतों के निशान थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसकी अच्छी खासी धुनाई हुई है। और इसके साथ ही पॉइंट्स वाले लीडरबोर्ड का हाल कुछ ऐसा था। तारांकन पहला नंबर रोहन 402 पॉइंट्स। तारांकन दूसरा नंबर आर्यन 352 पॉइंट्स। तारांकन तीसरा नंबर विकास कुमार 326 पॉइंट्स। डॉट 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 डॉट। तारांकन सातवां नंबर विशाल 276 पॉइंट्स। डॉट 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 डॉट। रोहन तुरंत समझ गया कि विशाल का सामना आर्यन से हुआ था, और न सिर्फ उसकी बुरी तरह पिटाई हुई थी, बल्कि उसके पॉइंट्स भी छीन लिए गए थे। रोहन ने अपने हाथ बांधे और चेतावनी देते हुए कहा, मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना कि टेस्ट में पहले नंबर पर आना है या कुछ और। सीधे काम की बात पर आओ, या फिर दफा हो जाओ। वो विशाल से डरता नहीं था। विशाल की मुस्कान जम गई। इस लड़के को बेवकूफ बनाना मुश्किल था। उसने आधा सच और आधा झूठ बोलते हुए शिकायत की, छोटे रोहन, हम पुराने जानकार हैं। उस कमीने आर्यन ने खूंखार जानवरों का सही से शिकार नहीं किया। उसने खास तौर पर मुझ पर छुपकर हमला किया और मेरे आधे पॉइंट्स छीन लिए। रोहन ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी दुश्मनी से मेरा क्या लेना देना? आर्यन मेरा होने वाला जीजा है। क्या तुम मेरे पास उसकी शिकायत करने आए हो? विशाल ने मन ही मन गाली दी। ये दोनों ही अच्छे इंसान नहीं हैं। उस लड़के आर्यन ने कहा है कि वो मुझसे, तुमसे और विकास कुमार से एक एक करके निपटेगा। उसे कोई परवाह नहीं है कि तुम उसके होने वाले जीजा हो, वो सबसे पहले तुम्हारी ही धुनाई करेगा। रोहन जाने के लिए मुड़ा। मैं उससे नहीं डरता, उसे आने दो। विशाल लगभग रोने ही वाला था। क्या ये खुद को आर्यन के सामने परोसने जैसा नहीं था? रोहन, आर्यन की कॉम्बैट स्किल्स, लड़ाई की तकनीकें एक्सपर्ट लेवल पार कर चुकी हैं। वो लड़ाई में उतना भी कमजोर नहीं है जितना वो दिखावा करता है। वो सच में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी है। विशाल ने सच का एक बहुत छोटा सा हिस्सा छुपा लिया। उसे डर था कि अगर रोहन को असली हालात पता चल गए तो वो भाग जाएगा। सूक्ष्म स्तर, माइक्रो लेवल, सच में थोड़ा ज्यादा ही खौफनाक था। और आर्यन ने अभी तक अपनी तलवारबाजी की तकनीक का जलवा भी नहीं दिखाया था, इसलिए यह मान लेना सही था कि वो कमजोर तो नहीं ही होगी। रोहन को इसमें दिलचस्पी होने लगी। एक्सपर्ट लेवल, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? वो अभी भी एक्सपर्ट लेवल से थोड़ा पीछे था। अगर यह सच था, तो अपनी छोटी कामयाबी के लेवल वाली सी ग्रेट कॉम्बैट स्किल के साथ भी वो आर्यन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। रोहन को खुद पर भरोसा था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। ठीक है, तुम्हारा मकसद क्या है? विशाल का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने रोहन के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मेरे भाई, बिल्कुल सही बात। हम विकास कुमार को भी बुलाएंगे और फिर हम तीनों नहीं, हम एलिस्टन स्कूल के कुछ और लड़कों को भी साथ ले लेंगे और हम सब मिलकर आर्यन को धूल चटाएंगे। खुद ही सोचो, पहले हम तीनों ही आपस में टक्कर लेते थे। अब अचानक से यह आर्यन कहां से टपक पड़ा और हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? वो आग में घी डालने लगा। रोहन ने जोर से सिर हिलाया, आ रहा है। इससे पहले आर्यन ने जिस तरह से हवा में उड़कर दिखावा किया था, वो हैरान करने वाला तो था ही, लेकिन साथ ही वो बहुत चिढ़ाने वाला भी था। बिल्कुल सही, गुस्सा होना भी चाहिए। चलो मिलकर उसकी धुनाई करते हैं। बाद में जब हम यूनिवर्सिटी जाएंगे तो हम इसके बारे में शेख ही बघार सकेंगे, है ना? अब उन दोनों ने बिना कहे ही इस बात को मान लिया था कि आर्यन उनसे ज्यादा ताकतवर है। वे यूनिवर्सिटी जाने से पहले आर्यन की अच्छी खासी धुनाई करना चाहते थे। जहां तक पॉइंट्स की बात थी, भाड़ में जाएं पॉइंट्स। क्या हमें इतने सारे लोगों की जरूरत है? रोहन अभी भी थोड़ा झिझक रहा था। आर्यन की सी ग्रेट कॉम्बैट स्किल, बड़ी कामयाबी, मेजर अकम्पलिशमेंट के लेवल तक पहुंच चुकी है, इसलिए ज्यादा लोगों को बुलाना ही सही रहेगा। विशाल ने चालाकी से कहा, मानो ये सच हो। रोहन को अपने साथ मिलाने के लिए उसने किसी ऑस्कर जीतने वाले एक्टर अभिनेता जैसी एक्टिंग की। असल में उसने आर्यन को कोई भी तलवारबाजी की तकनीक इस्तेमाल करते हुए देखा ही नहीं था। चलो चलो विकास कुमार को बुलाते हैं। चलो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पल भर में ही एक राय पर पहुंच गए। ये नज़ारा देखकर सेंट्रल कंट्रोल रूम में बैठे राहुल को तो जैसे फंदा ही लग गया था। ये सच में किसी अमीर जमींदार का बेवकूफ बेटा था जो इतनी आसानी से गलत रास्ते पर चला गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसें या रोएं।
यह विशाल तो कूटनीति डिप्लोमेसी में माहिर है। युआन लेई जोर से हंस पड़ा। हर कोई विशाल की हरकतों से मजे ले रहा था और बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। खंडहर वाले इलाके में आर्यन किसी हवा के झोंके की तरह तेजी से ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से गुजर रहा था। यह एक रिहायशी इलाका था जिस पर पहले खूंखार जानवरों ने हमला किया था, इसलिए कई इमारतें अभी भी खड़ी थीं। यहाँ एक खूंखार जानवर है। उसकी आंखें चमकी, उसने बड़ी तेजी से एक आहट महसूस की। एक ब्लैक स्ट्राइप डेमोनिक स्पाइडर, काली धारियों वाली खौफनाक मकड़ी, जो कम से कम 2 बड़े इंसानों जितनी बड़ी थी और बहुत ही खूंखार लग रही थी। पफ, एक सादी और बिना किसी दिखावे वाली बैंगनी रंग की तलवार की रोशनी चमकी। उस ब्लैक स्ट्राइप डेमोनिक स्पाइडर को दहाड़ने का मौका तक नहीं मिला और उसके मुंह के हिस्से को बिल्कुल सही निशाने पर चीर दिया गया। तलवार उसके पेट पर आकर बिल्कुल सही जगह पर रुक गई, न तो उसे मारा और न ही उसे हिलने का मौका दिया। 80 पॉइंट्स मिल गए। आर्यन की रफ्तार हैरान करने वाली थी। न तो 4 स्टार साधारण खूंखार जानवर और न ही 5 स्टार साधारण खूंखार जानवर उसके सामने एक पल भी टिक पा रहे थे। उसकी कॉम्बैट स्किल्स के सूक्ष्म स्तर माइक्रो लेवल पर पहुंचने के बाद आर्यन के तलवार के वार मिलीमीटर तक बिल्कुल सटीक हो गए थे। जानवर की कोई भी कमजोरी उसकी नजरों से बच नहीं सकती थी। अफसोस, काश खूंखार जानवरों को ढूंढने की रफ्तार थोड़ी और तेज होती, तो मुझे कम से कम 2000 पॉइंट्स मिल गए होते। आर्यन ने थोड़े अफसोस के साथ आह भरी। इस वक्त लीडरबोर्ड पर वो सबसे बहुत आगे था, 1824 पॉइंट्स के एक खौफनाक स्कोर के साथ, जो दूसरे नंबर पर मौजूद रोहन से पूरे 1000 पॉइंट्स ज्यादा था। इसने सभी छात्रों को हैरान कर दिया था, जो उसे कोई दानव बुला रहे थे। ध्यान देने वाली बात यह थी कि कुछ छात्रों के पॉइंट्स अभी भी एक ही अंक सिंगल डिजिट में थे। विशाल क्या कर रहा है? उसके पॉइंट्स कुछ खास बड़े हुए नहीं लग रहे हैं। विशाल के 300 से भी कम पॉइंट्स देखकर आर्यन को थोड़ी उलझन हुई। इतना वक्त हो गया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या मैंने उसे कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया जिससे वो डिप्रेशन निराशा में चला गया? लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया। बेहतर होगा कि मैं अपने पॉइंट्स कमाने पर ध्यान दूं। सूरज आधे घंटे में ढल जाएगा, मैं 2000 पॉइंट्स तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। एग्जाम के इनाम के नियमों के हिसाब से 2000 पॉइंट्स उसे कम से कम 20 लाख 2 मिलियन फेडरेशन रुपये दिला सकते थे। वो यह मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता था। आर्यन ने अपनी जी तोड़ मेहनत जारी रखी। वहीं दूसरी तरफ विशाल ने आखिरकार अपनी मनचाही टीम बना ही ली थी। पहले स्कूल से रोहन, दूसरे स्कूल से विकास कुमार और नवयुग से विशाल। ये सभी हाई लेवल योद्धा थे जिनकी सी ग्रेट कॉम्बैट स्किल्स छोटी कामयाबी माइनर अकम्पलिशमेंट के लेवल पर थी। तीसरे स्कूल एलिस्टन प्राइवेट मिडिल स्कूल और बाकी स्कूलों के टॉप छात्र मिड लेवल योद्धा थे जिनकी सी ग्रेट कॉम्बैट स्किल्स छोटी कामयाबी के करीब थी। ऐसे कुल 7 लोग थे। सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर जो नहीं आए थे, नंदपुर शहर के 10 टॉप छात्रों को विशाल ने इकट्ठा कर लिया था। ये तो मानना पड़ेगा, इस विशाल लड़के के पास सच में कुछ पैंतरे थे। जाहिर सी बात है, सबका मकसद एक ही था, आर्यन की धुनाई करना। उस लड़के को पहले इतना दिखावा करने के लिए किसने कहा था, जिससे सब बहुत नाखुश थे? वे सब जवान खून थे, भला कौन सा जवान खून ऐसा होगा जिसमें उबाल ना आए? विशाल, जल्दी करो, अगर हम जल्दी आर्यन को ढूंढने नहीं गए, तो टेस्ट खत्म हो जाएगा। रोहन ने जल्दी मचाई। इतने कम समय में वे दोनों सच में अच्छे दोस्त बन गए थे, लगभग जुर्म में शामिल जोड़ीदारों की तरह। फिक्र मत करो, नवयुग के मेरे एक छात्र ने मुझे अभी अभी बताया है कि आर्यन कुछ देर पहले उस खंडहर वाली इमारत के पास दिखा था। हम उसे वहीं जाकर पकड़ेंगे। विशाल पूरे भरोसे से भरा हुआ था। अगर पहले वो सिर्फ अपना दर्द बांटने के लिए सबको अपने साथ घसीटना चाहता था, तो अब जैसे जैसे टीम बड़ी होती गई, उसका भरोसा अचानक आसमान छूने लगा। आर्यन चाहे कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो, वो इतने सारे लोगों को तो पक्का नहीं हरा सकता। हे, मैं कम से कम तुम्हारी दोनों आंखों पर काले घेरे तो बना ही दूंगा। जल्दी करो, जल्दी करो। आर्यन के पॉइंट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, वो लगभग 1900 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। हम पहले ही ये तय कर लेते हैं, आर्यन की धुनाई करने के बाद ये पॉइंट्स सबकी मेहनत के हिसाब से बांटे जाएंगे। काम चोरी करने के बारे में सोचना भी मत। लोगों का एक ग्रुप अपनी आस्तीनें चढ़ा रहा था, कुछ आर्यन को पसंद नहीं करते थे, कुछ उससे लड़ना चाहते थे और बाकी सिर्फ आर्यन के ढेर सारे पॉइंट्स के लिए वहां थे। कुल मिलाकर ये जीनियस लोग अलग अलग वजहों से इकट्ठा हुए थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, आर्यन को धूल चटाना। सेंट्रल कंट्रोल रूम में बैठे बड़े अधिकारी भी सीधे बैठ गए। चीजें दिलचस्प होती जा रही थी और सिकंदर की मुस्कान कुछ ज्यादा ही मजाकिया हो गई थी। हाई डेफिनेशन स्क्रीन पर विशाल और उसकी टीम का आखिरकार आर्यन से आमना सामना हो ही गया। चैप्टर 44, 2 पांडा जैसी आंखें। आर्यन अभी अभी बिल्डिंग से बाहर निकला था और जहां तक उसे महसूस हो रहा था, उसमें छुपे सभी खूंखार जानवरों का उसने सफाया कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वो वहीं का वहीं रुक गया। उसके सामने विशाल की अगुवाई में 10 होनहार छात्र आधे घेरे में खड़े थे और उसका रास्ता रोके हुए थे। विशाल की आंखों के काले घेरे पांडा जैसी आंखें लगभग मिट चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ काले निशान बाकी थे, जिससे वो थोड़ा मजाकिया लग रहा था। आर्यन, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हुए, विशाल ने जीत की खुशी में एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसके आसपास खड़े जीनियस छात्रों ने अपने हाथ बांध रखे थे और वे रिलैक्स होकर आर्यन की तरफ देख रहे थे। तो क्या हुआ अगर वो एक जीनियस था? आज उसकी धुनाई होना तो तय था।
आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। वो विशाल की तरफ देखकर हंसा। छोटे विशाल, क्या तुम्हारी पांडा जैसी आंखों के ठीक होने के बाद तुम्हारा भरोसा वापस आ गया है? विशाल के दिल में एक टीस उठी। उसे आर्यन के हाथों पिटने का वो खौफ याद आ गया। इतना हवा में मत उड़ो। न सिर्फ तुमने मुझ पर छुपकर हमला किया था, बल्कि अब तुम डींगे भी हाँक रहे हो। इस बार मैं अपने इतने सारे अच्छे भाइयों को साथ लाया हूँ। इस बेइज्जती का बदला तो मैं, विशाल, लेकर ही रहूंगा। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई और वो आर्यन की गहरी आंखों में घूरने लगा, मानो ये सोच रहा हो कि किस आंख पर निशाना लगाया जाए। लेकिन वो जितना देखता, उसे उतनी ही चिढ़ होती। लानत है, भगवान सच में नाइंसाफी करता है। उसे इतना गजब का टैलेंट और साथ ही इतना हैंडसम चेहरा क्यों दिया? बाकी छात्रों के मन में भी थोड़ा बहुत यही बात थी। आर्यन का चेहरा उनके लिए सच में नाइंसाफी बनता जा रहा था। 10 में से 2 लड़कियां तो लगभग आर्यन की तरफ ही होने वाली थीं। रोहन ने अपने हैंडसम चेहरे को छुआ। जब वो पैदा हुआ था तो मैं क्यों पैदा हुआ? उसे अपने अंदर एक कमजोरी महसूस हुई और उसने कसम खाई कि वो आर्यन के चेहरे पर 2 मुक्के जरूर मारेगा। जहां तक इस बात का सवाल था कि क्या उसकी छोटी बहन बाद में उससे इसका बदला लेगी, तो इसकी परवाह किसे है? पहले पीटो, फिर देखा जाएगा। आर्यन मुस्कुराया। उसने अपनी बैटल ब्लेड तलवार रख दी और अपनी उंगलियां चटकाईं। इन छोटे कमजोर बच्चों से निपटने के लिए उसे थंडरबोल्ट ट्रिपल स्लैश या आइस फ्रॉस्ट पाम, बर्फीली हथेली की भी जरूरत नहीं थी। रेजिंग बुलफिस्ट ही काफी था। छोटे विशाल, ऐसा लगता है कि तुम ही इस सब के असली मास्टरमाइंड हो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मेरी तरफ इतने सारे पॉइंट्स भेजने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं बाद में तुम्हें एक बहुत ही शानदार हेयर स्टाइल, बालों का स्टाइल दूंगा। गंजे सिर के साथ पांडा जैसी आंखें, एक शब्द में कहूं तो गजब। आर्यन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिल में एक बहुत बड़ा खौफ बैठ गया। तेरी तो, भाइयों, चलो इसे पकड़ते हैं। उसने अपना हाथ उठाया और चिल्लाया और हर कोई पल भर में ही आगे की तरफ झपटा। वे सीधे आर्यन की तरफ बढ़ रहे थे। रोहन ने सबसे पहले हमला किया, जो बहुत ही ढीठ और काले दिल वाला था। उसका निशाना सीधा आर्यन के चेहरे पर था। विकास कुमार भी एक पुरानी लोमड़ी था। उसने आर्यन के निचले हिस्से पर लात मारी। बाकी सभी लोग भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और अपने हर पैंतरे का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि वे बातों से तो दिखा रहे थे कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन असल में हर कोई एक दूसरे से ज्यादा चालाक था। सोच में दुश्मन को कमजोर समझना, लेकिन लड़ाई में उसे पूरी अहमियत देना। एक महान इंसान ने यही कहा था। विशाल ने कहा था कि आर्यन ने न सिर्फ एक सी ग्रेट कॉम्बैट स्किल में महारत हासिल कर ली है, बल्कि उसकी कॉम्बैट स्किल्स, लड़ाई की तकनीकें सूक्ष्म स्तर, माइक्रो लेवल तक पहुंच चुकी हैं, जिसे कम नहीं आंका जा सकता। हर कोई अपनी पूरी जान लगा रहा था। और विशाल, वो पीछे ही रह गया। और जब भी वो आर्यन की आंखों में उस मजाकिया नजरों को देखता, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते और वो मन ही मन बड़बड़ाता, ये पुरानी लोमड़ी अभी भी अपनी ताकत छुपाकर तो नहीं रख रही है ना? विशाल ने छुपकर सबसे आखिर में हमला करने का फैसला किया। अगर आर्यन गिर गया, तो वो आगे बढ़कर उस पर एक आखिरी लात मारेगा और अपनी जीत का जश्न मनाएगा। हालांकि अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे जो दिख रहा था उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। आर्यन 10 लोगों के घेरे के बीच किसी फिसलने वाली मछली की तरह था। चाहे किसी के भी मुक्के या लातें उस पर आ रही हों, वो उन्हें बस कुछ मिलीमीटर की दूरी से ऐसे चकमा दे रहा था, मानो किसी स्केल से नापकर बच रहा हो। रोहन का मुक्का उसकी नाक को छूकर निकल गया, जबकि विकास कुमार की लात खाली हवा में चली गई। बाकी लोगों के हथियार, चाहे वो तलवारें हों या डंडे, आर्यन ने पलक झपकते ही उन सभी से बच निकला, जिससे उनके हथियार आपस में ही टकरा गए। आर्यन के मुक्कों से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और जैसे जैसे उसकी चालें बदल रही थीं, उसके कुछ ही मुक्कों ने कई लोगों के हमलों को आसानी से बेकार कर दिया। फिर शुरू हुआ धुनाई का वो मजेदार वक्त। रोहन, अभी तुम ही थे ना जिसने मेरे चेहरे पर निशाना लगाया था? आर्यन मुस्कुराया। आर्यन, मैं तुम्हारा होने वाला जीजा हूँ। रोहन का चेहरा घबराहट से भरा था। चेहरे पर मत मारो भाई, हम तो परिवार हैं। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम मेरे होने वाले जीजा हो। 2 जोरदार मुक्के, 2 नई पांडा जैसी आंखें और फिर एक और लात, जिसने उसके बाएं गाल पर एक लाल रंग का जूते का निशान छोड़ दिया, जिसे देखकर रोहन रोना चाहता था, लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। विकास कुमार, क्या तुमने अभी अभी मेरे निचले हिस्से पर लात मारी थी? आर्यन भाई, वो तो एक स्वीपिंग लेग पैर से मारने वाला एक दांव था। विकास कुमार घबरा गया। आप किसी पर ऐसे ही झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। आर्यन मुस्कुराया। उसने कोई सफाई नहीं सुनी। 2 लातें पड़ी और विकास कुमार का पिछला हिस्सा सूजकर मोटा हो गया, जिससे वो दर्द से कराहने लगा। बिना अपनी पैंट उतारे ही वो कम से कम जूतों के 2 बड़े लाल निशानों को महसूस कर सकता था। 2 और जोरदार मुक्के। विकास कुमार और रोहन ने एक दूसरे की पांडा जैसी आंखों को देखा। वे रोना चाहते थे, लेकिन उनके आंसू नहीं निकल रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बचने की कोशिश नहीं की, लेकिन आर्यन ने उन्हें बच्चों से भी बुरी तरह पीटा। वे बस उसका मुकाबला ही नहीं कर सके। क्या तुम लोग खुद पॉइंट्स ट्रांसफर करोगे या मैं करूं? आर्यन ने बाकी बचे छात्रों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बैंग 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 बैंग। हर कोई एक दूसरे से ज्यादा समझदार था। दोनों लड़कियों की आंखों में आंसू थे और वे माफी मांगना चाहती थीं, लेकिन आर्यन की मुस्कुराती हुई आंखों और फिर रोहन और विकास कुमार की बड़ी पांडा जैसी आंखों को देखकर वे तुरंत चुप हो गईं। बेहतर यही था कि वे खुद ही आराम से पॉइंट्स ट्रांसफर कर दें।
अचानक मैदान पर एक दर्जन से ज्यादा नई पांडा जैसी आंखें बन गईं, जिसे देखकर आर्यन को बहुत खुशी हो रही थी। इतने लंबे समय तक खूंखार जानवरों को काटने के बाद यह एक अच्छा बदलाव था। उसने अंगड़ाई ली और उसे अपने हाथ पैर रिलैक्स महसूस हुए, उसका दिमाग और शरीर दोनों ही सुकून में थे। इस वक्त रोहन और बाकी लोगों को आखिरकार समझ में आया, क्या ये सूक्ष्म स्तर की कॉम्बैट स्किल है। उनकी पांडा जैसी आंखों में हैरानी और भी बढ़ गई। लानत है, ये बिल्कुल भी सिर्फ एक्सपर्ट लेवल नहीं था, ये किस तरह का दानव था। योद्धा लेवल पर रहते हुए सूक्ष्म स्तर की कॉम्बैट स्किल्स, क्या वे युद्ध जनरल बनने पर भी इस लेवल तक पहुंच पाएंगे? यह अभी भी एक बड़ा सवाल था। विशाल की दी हुई यह जानकारी पूरी तरह से गलत थी। पल भर में ही वे समझ गए कि वे खुद ही आर्यन के लिए एक आसान शिकार बनकर आ गए थे। 9 छात्रों ने अपने दांत पीसे। विशाल, उन्होंने देखा कि विशाल चुपके से लड़ाई के मैदान से खिसकने की कोशिश कर रहा था। विशाल रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। लानत है, मुझे नहीं पता था कि सूक्ष्म स्तर इतना खौफनाक होता है। किसे पता था कि हम 10 लोग मिलकर भी उसके लिए एक आसान शिकार ही होंगे। आर्यन की हरकतों ने विशाल को एक गहरा झटका दिया था, जिससे उसे एक बार फिर आर्यन के हाथों पिटने का वो खौफ याद आ गया और विशाल के दिल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने मन ही मन खुद को गालियां दी, तुम्हें तो पंगा लेने का शौक है ना, अब भुगतो। विशाल वहां से जल्दी भागना चाहता था। हालांकि आर्यन उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता था। असली मास्टरमाइंड को तो सबसे सजा मिलनी ही चाहिए। गलतफहमी है, ये सब एक गलतफहमी है। आर्यन भाई, मेरे चेहरे पर मत मारना। बूहू रोने की आवाज। विशाल ने आर्यन को अपनी तरफ आते देखा, उसका चेहरा उतर गया और वो बार बार पीछे हटने लगा। आर्यन भाई, मैं खुद कर दूंगा। आर्यन हंसा, मैं तुम्हें छोटे विशाल को ये खुद कैसे करने दे सकता हूँ। मैं करूंगा। आर्यन ने 2 मुक्के मारे। विशाल की पांडा जैसी काली आंखें, जो अभी अभी ठीक हुई थी, वो फिर से बन गईं, और इस बार वो पहले से भी बड़ी थीं। मुझे अभी भी तुम्हें एक बहुत ही शानदार हेयर स्टाइल देना है। आर्यन ने अपने सिर पर मारा, उसे अपना वादा याद आ गया। उसने अपनी बैटल ब्लेड निकाली, जिसे देखकर विशाल ने अनजाने में ही अपना थूक निगला। आर्यन भाई, हम तो बस मजाक कर रहे थे, मुझे काटना मत। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। आर्यन के हाथ में मौजूद वो चौड़ी बैटल ब्लेड बहुत ही फुर्तीली हो गई और फूलों के बीच मंडराती किसी तितली की तरह तेजी से फड़फड़ाने लगी। स्विश स्विश स्विश, विशाल के सिर में झुरझुरी होने लगी। उसने बस हार मानने का फैसला किया, अपनी आंखें बंद की और अपनी गर्दन अकड़ाकर अपनी किस्मत का इंतजार करने लगा। हो गया। आर्यन ने अपने काम को देखा, वो बहुत संतुष्ट था। मेरी तलवारबाजी की तकनीक सच में बहुत ताकतवर है। विशाल के घने बाल पूरी तरह से गायब हो चुके थे, उसका सिर चमक रहा था और उस पर से रोशनी टकराकर वापस आ रही थी। विशाल रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। वो अपने गंजे सिर को छू रहा था, उसे बस ठंड महसूस हो रही थी। मेरा वो शानदार लुक, सब खत्म हो गया। आर्यन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आर्यन ने मुंह बनाया और उस बेवकूफ को लात मारकर दूर कर दिया। आओ आओ मेरे प्यारो, अपने आप अपने पॉइंट्स मुझे दे दो। मुझे अपने हाथ गंदे करने पर मजबूर मत करना, ठीक है। आर्यन ने उम्मीद से अपने हाथ मले। ये बेवकूफ लोग ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन इनके पास बहुत सारे पॉइंट्स थे। अगर हर कोई अपने आधे पॉइंट्स भी दे दे तो उसके पॉइंट्स पल भर में ही 4000 से ज्यादा हो जाएंगे। रोहन और बाकी लोगों ने अपने दांत पीसे। थोड़ी देर सह लेने से तो शांति मिलती है, लेकिन पीछे हटने से उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आता है। उन सब ने बहुत ही गुस्से से विशाल को घूरा। हम आर्यन से पंगा नहीं ले सकते, लेकिन हम तुम्हारी धुनाई तो कर ही सकते हैं ना, विशाल। बैंग बैंग बैंग। कुछ ही पलों के लिए विशाल की एक बार फिर से धुनाई हुई। वो जूतों के निशानों से भर गया था, जिसे देखकर सेंट्रल कंट्रोल रूम में बैठे बड़े अधिकारी हंस पड़े। यह विशाल तो सच में एक गजब का टैलेंट था, शायद इसे ही कहते हैं चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बनकर लौटे, अपना फायदा करने के चक्कर में उल्टा अपना ही नुकसान कर बैठना। जब वहां का माहौल खुशी से भरा था, तभी पिटते हुए विशाल ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की। वो उन सब के पीछे देख रहा था। तेरी तो, मुझे मारना बंद करो, अपने पीछे देखो। वहां खूंखार जानवर हैं, अभी भी हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। विकास कुमार ने उसे और भी जोर से मारा। ये बात सबको पता थी, खूंखार जानवर कभी भी खुद से बाहर आकर छात्रों पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि विशाल बहुत जोर जोर से हाथ पैर मार रहा था। सच कह रहा हूं, इन खूंखार जानवरों को क्या हो गया है? इनकी आंखें खून की तरह लाल क्यों हैं? हर कोई चौंक गया और उन्होंने अपना सिर घुमाकर देखा। बिल्डिंग के पीछे एक के बाद एक खून जैसी लाल रोशनी चमक उठी, जिससे एक ऐसी खून की प्यासी चमक निकल रही थी जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वो खूंखार जानवरों की आंखें थीं। चैप्टर 45, खूंखार जानवरों का कोहराम। ब्लैक स्ट्राइप डेमोनिक स्पाइडर, काली धारियों वाली खौफनाक मकड़ी। आयरन बैक्ड वुल्फ, लोहे जैसी पीठ वाला भेड़िया। सॉटूथ लेपर्ड, आरी जैसे दांतों वाला तेंदुआ। लॉन्ग हेयर जायंट बेयर, लंबे बालों वाला विशाल भालू। एज्योर पायथन ऑक्स, नीले अजगर जैसा बैल। एक के बाद एक हर तरफ से खूंखार जानवर बाहर आने लगे और उनसे एक बहुत ही खौफनाक और खून की प्यासी महक आ रही थी। सभी खूंखार जानवरों में एक बात एक जैसी थी, उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं, जो पहले से बिल्कुल अलग थीं।
सबको ये बात पता थी कि संघ के कंट्रोल में रहने वाले खूंखार जानवर ऐसे बिल्कुल नहीं थे, वे किसी ऑनलाइन गेम के हरे नाम वाले मॉन्स्टर्स की तरह थे। जब तक आप उन पर हमला नहीं करते, वे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो ये खूंखार जानवर पूरी तरह से लाल नाम वाले मॉन्स्टर्स में बदल गए हों, जो गुस्से से भरे थे और जंगल वाइल्डनेस के जंगली खूंखार जानवरों से बिल्कुल भी अलग नहीं थे, बल्कि शायद उनसे भी ज्यादा खौफनाक थे। सभी छात्रों की सांसें अटक गईं। कुछ तो गड़बड़ है। आर्यन की आंखें बहुत गंभीर हो गई थीं। उसने साफ तौर पर बिल्डिंग के अंदर मौजूद खूंखार जानवरों का सफाया कर दिया था, लेकिन अब इतने सारे जानवर अचानक कहां से आ गए, ये बात बिल्कुल समझ से परे थी। ऐसा लग रहा है कि ये खूंखार जानवर पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। एक लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जानवरों का वो खौफनाक ऑरा उसे किसी लहर की तरह डुबो रहा था, जिससे उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये पहले वाले खूंखार जानवरों से कहीं ज्यादा डरावना था। उन 10 जीनियस छात्रों के चेहरे भी थोड़े पीले पड़ गए थे। आखिरकार वे सिर्फ 18 साल के छात्र ही तो थे। हालांकि वे बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन उन्होंने अभी दुनिया देखी ही कहां थी। इसके उलट आर्यन कहीं ज्यादा शांत लग रहा था। युद्ध जनरल लेवल के बीस्ट वॉरियर से लड़ने के बाद उसके सामने खड़े ये खूंखार जानवर उसे बच्चों के खेल जैसे लग रहे थे। हालांकि उसकी आंखों में भी पूरी सावधानी थी। इन खूंखार जानवरों को कंट्रोल करने वाला सिस्टम कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। हमारी तरफ से कुछ गड़बड़ हुई है और ट्रेनिंग बेस वाले जल्द ही कुछ करेंगे। घबराओ मत, आर्यन ने भारी आवाज में कहा और सबको उनके डर से बाहर निकाला। सही कहा, जब तक हम डटे रहेंगे तब तक टीचर्स पक्का हमें बचाने आ जाएंगे। छात्रों की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। लेकिन विशाल ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी दिमागी हालत काफी मजबूत थी। नहीं, हम यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते। और भी ज्यादा खूंखार जानवर यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना ट्रेनिंग बेस के कुछ करने से पहले ही हम इस जानवरों की बाढ़ में डूब जाएंगे। इस वक्त सैकड़ों खूंखार जानवर पहले ही उन्हें घेर चुके थे और दूर से लगातार जानवरों की दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। अगर वे रुके तो उन 10 में से बहुत कम लोग ही बाहर निकल पाएंगे। रोहन और विकास कुमार ने एक साथ हाँ में सिर हिलाया, लेकिन आर्यन कुछ और ही गहराई से सोच रहा था। खूंखार जानवरों का ये कोहराम बहुत ही शक पैदा करने वाला है। मुझे शक है कि कोई पीछे से ये सब कंट्रोल कर रहा है। ये तरीका देखकर ऐसा लगता है कि यह पक्का बीस्ट वॉरियर्स का काम है। उसका दिल और भी भारी हो गया। बीस्ट वॉरियर्स का तहलका मचाना हमेशा से एक सोची समझी साजिश रहा है, कोई ऐसा ही किया गया काम नहीं। इस मॉक एग्जाम के सबसे ताकतवर छात्र यहाँ हमारे साथ हैं। बाकी छात्रों की हालत तो और भी बुरी होगी। हमें सबको एक साथ इकट्ठा करना होगा ताकि हम उनकी अगली चाल का सामना कर सकें। असली मास्टरमाइंड अभी तक सामने नहीं आया है, हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आर्यन ने भारी आवाज में चिल्लाकर कहा। वो इतने बड़े खतरे के सामने भी बिल्कुल शांत था और हर चीज को बहुत ही सलीके से समझ रहा था, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ खींच गया। इस वक्त आर्यन सबके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन गया था। मेरे पीछे आओ और बाहर निकलो। आर्यन अपनी बैटल ब्लेड तलवार को जमीन पर घसीटते हुए लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ा। उसके पीछे जमीन पर तलवार का एक निशान बन गया। उसका ऑरा आसमान छू रहा था और दिन के उजाले में बिजली जैसी तलवार की एक रोशनी चमकी, जिसने सीधे उनकी तरफ आ रहे 3 खूंखार जानवरों को बीच से चीर दिया। खूंखार जानवरों के खून से नहाया हुआ वो खुद बादलों को चीरने वाली किसी तलवार की तरह लग रहा था। इस तेजी और धार ने उन जीनियस छात्रों के दिलों के डर को भी काट कर रख दिया। मारो, आर्यन के पीछे चलो, विशाल दहाड़ा और उसने रोहन और विकास कुमार के साथ मिलकर एक तिकोना घेरा बना लिया और आर्यन को कवच सुरक्षा देने लगा। मारो, आर्यन भाई को आगे रखो, डरो मत। उन 3 टॉप छात्रों ने लगातार सबका जोश बढ़ाया, उनके चेहरे गुस्से से भरे थे और अब असली खून खराबा शुरू हो गया। बाकी बचे छात्रों के चेहरे बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन आर्यन और बाकी लोगों के जोश ने उनके अंदर भी हिम्मत भर दी और आखिरकार उनका सारा डर खत्म हो गया। मारो, इन जानवरों को जान से मार दो, एक लड़की चीखी और उसने अपनी तलवार के एक ही वार से एक भेड़िए का सिर धड़ से अलग कर दिया। मारो, मारो, चीख पुकार के बीच छात्रों का जोश पूरी तरह से आसमान छूने लगा। आर्यन सबसे आगे था और सबसे ज्यादा दबाव झेल रहा था, उसे एक साथ 10 खूंखार जानवरों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि उसकी आंखों में एक पागलपन था, उसका खून पूरी तरह से खौल रहा था, उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे अपना सारा गुस्सा बाहर निकालना हो। तलवार का हर वार बिजली की तरह था, बहुत ही खौफनाक। आंखों को चौंधियाने वाली हर तलवार की रोशनी से एक खूंखार जानवर का गिरना या बुरी तरह घायल होना तय था, जिसे फिर पीछे आ रहे छात्र खत्म कर देते थे। विशाल और बाकी लोगों की आंखों में हैरानी थी, वो अपने सामने किसी युद्ध देवता की तरह लड़ रहे आर्यन को देखकर पूरी तरह से उसके कायल हो चुके थे। एक गजब का टैलेंट होना अलग बात है, लेकिन गजब का टैलेंट होने के साथ साथ दूसरों के लिए रास्ता बनाने की हिम्मत रखना, यह एक ऐसी बात थी जिसने उन्हें उसकी इज्जत करने पर मजबूर कर दिया। हा, जब आर्यन भाई रास्ता बना रहे हैं तो डरने की क्या बात है। चलो बाहर निकलते हैं। विशाल ने अपने होंठों के किनारे लगे खून को चाटा, उसका चेहरा बहुत ही खूंखार लग रहा था, जो उसके हमेशा रहने वाले मजाकिया अंदाज से बिल्कुल अलग था। वो भी अपनी जान पर खेलकर लड़ रहा था। खूंखार जानवरों के हमलों से उसके बैटल आर्मर कवच पर खरोंचें आ गई थी और उनसे खून रिस रहा था।
विशाल, अगर हम इस बार जिंदा बच गए तो तुमने जो पहले हमें फंसाया था उसके लिए मैं तुम्हें कोई ताना नहीं मारूंगा। रोहन के होठों पर भी खून लगा था जो उसका अपना ही था। वो जोर से हंसा, उसका खून खौल रहा था। विकास कुमार की आंखें नम हो गईं और वो दहाड़ा, लानत है, तुम दोनों कमीनों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया है क्या? जल्दी करो और खूंखार जानवरों को इस तरफ आने दो। उसकी ताकत विशाल और रोहन से थोड़ी कमजोर थी, इसलिए वे दोनों जानबूझकर उसका ध्यान रख रहे थे। बाकी बचे सभी छात्रों की आंखों में आंसू थे। आगे लड़ रहे इन ताकतवर जीनियसों ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। अगर वे नहीं होते तो वे लोग बहुत पहले ही खूंखार जानवरों का निवाला बन चुके होते। मारो, सबको मार डालो। विशाल, अगर हम जिंदा बच गए तो मैं पक्का तुम्हारी धुनाई करूंगा। आर्यन भाई, अगर सच में बात बिगड़ जाए तो आप अकेले ही निकल जाना। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं दो और खूंखार जानवरों को मारूंगा। बस इस बात का अफसोस है कि मैं उन कमीने बीस्ट वॉरियर्स को सामने आते हुए नहीं देख पाया। इस वक्त हर कोई पागलों की तरह हंस रहा था। वे पूरी तरह से बेखौफ हो चुके थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह करना छोड़ दिया था। वे आर्यन और बाकी लोगों के इस जज्बे के पूरी तरह कायल हो चुके थे और वे चाहते थे कि आर्यन अकेले ही अपनी जान बचाकर भाग जाए। आर्यन ने अपने पीछे से आ रही ये बातें सुनी और उन्हें डांटते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम सब? साथ चलते रहो, हम लगभग बाहर पहुंच ही गए हैं। अगर तुम्हें रोना ही है तो अपने आंसू तब के लिए बचाकर रखो जब तुम जिंदा बच जाओ। विशाल, जब तुम मुझे फंसा रहे थे तब तो तुम बड़े उस्ताद बन रहे थे ना। अब जल्दी से मेरे पीछे आओ। इन बातों ने तुरंत सभी छात्रों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी और उनका जोश फिर से भर गया। अगले ही पल आंखों को चौंधियाने वाली बिजली की तीन चमक उठी, मानो बिजली के अजगर जानवरों की उस बाढ़ को चीर रहे हों। इस खौफनाक वार ने पल भर में ही सामने खड़े सभी खूंखार जानवरों के चित्रे उड़ा दिए। आर्यन को अचानक अपने सामने एक खालीपन महसूस हुआ, आखिरकार आगे कोई खूंखार जानवर नहीं था। खूंखार जानवरों की कोई रुकावट न होने की वजह से उसकी रफ्तार अचानक आसमान छूने लगी। बाकी बचे छात्र भी परछाई की तरह उसके पीछे दौड़े और एक एक करके बाहर निकल आए। आखिरकार वे सभी नंदपुर शहर के टॉप जीनियस थे और उनकी मूविंग तकनीकें कमजोर नहीं थीं। रास्ता रोकने के लिए कोई खूंखार जानवर न होने की वजह से उन्होंने जल्दी ही बाकी बचे खूंखार जानवरों को बहुत पीछे छोड़ दिया। हा हा हा, मैं जिंदा हूँ। विशाल ने ताजी हवा में गहरी सांस ली और पागलों की तरह हंसने लगा। बाकी बचे सभी छात्रों के चेहरों पर भी किसी बड़ी मुसीबत से बचने की राहत थी। हर कोई एहसान भरी नजरों से आर्यन को देख रहा था। अगर आर्यन नहीं होता तो वे सब पक्का जानवरों के मुंह में समा चुके होते। लेकिन आर्यन का चेहरा अभी भी बहुत गंभीर था। बात अभी खत्म नहीं हुई है। मास्टरमाइंड अभी तक सामने नहीं आया है। ट्रेनिंग बेस वालों ने अभी तक कुछ नहीं किया है, इसका मतलब पक्का कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। हमें अपनी जान खुद ही बचानी होगी। उसकी नजरें दूर तक देख रही थीं, मानो उसे खूंखार जानवर दहाड़ते हुए और छात्रों का शिकार करते हुए दिखाई दे रहे हों। और ठीक इसी वक्त ट्रेनिंग बेस में सच में एक बहुत बड़ा और खौफनाक तूफान आ चुका था। चैप्टर 46, एक के बाद एक कड़ी। शुरू में जब सिकंदर और बाकी लोगों ने आर्यन को विशाल और दूसरे छात्रों की बुरी तरह पिटाई करते हुए देखा था तो वे समझदारी से मुस्कुराए थे, लेकिन जल्द ही उनके चेहरों के भाव पूरी तरह बदल गए। हर किसी ने इंजीनियस छात्रों के पीछे खड़े खूंखार जानवरों की खून की प्यासी आंखें देखी, जो साफ तौर पर कोई आम बात नहीं थी। सिकंदर और 5 मशहूर स्कूलों के हेड्स ने अपनी नजरें राजकुमार की तरफ घुमाई और भारी आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? डायरेक्टर राजकुमार पसीने से तरबतर थे, उनका दिल कांप रहा था। मुझे भी नहीं पता। अगर हाई स्कूल के आखिरी साल के इन होनहार छात्रों को कुछ हो गया तो अपनी सरकारी नौकरी खोना तो दूर की बात है, शायद उनकी जान भी न बचे। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। जल्दी देखो, ये निंगना चिल्लाई और सबका ध्यान तुरंत बड़ी स्क्रीन की तरफ खिंच गया। हर छोटी स्क्रीन पर हर तरफ बेकाबू खूंखार जानवर तहलका मचाते हुए दिखाई दे रहे थे। उनका वो बेहद खौफनाक और मानो स्क्रीन के आर पार आ रहा था, जिससे वहां बैठे बड़े अधिकारियों के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ छात्र तो पहले ही जानवरों का निवाला बन चुके थे और पूरा खंडहर वाला इलाका पूरी तरह से बदहवासी में डूब चुका था। खूंखार जानवर बेकाबू हो गए हैं। सिकंदर की आंखें पूरी तरह से गंभीर हो चुकी थीं। ये एक 10,000 जानवरों के सेक्ट का काम है। उन्होंने सच में इसी वक्त हमला करने का फैसला किया। लानत है जोरावर पर। उसने माना कि उसने जोरावर को कम आंका था, जिसके पास सच में खूंखार जानवरों को कंट्रोल करने वाले संघ के तरीके को कुछ समय के लिए रोकने की ताकत थी, जिसकी वजह से जानवरों ने ये कोहराम मचाया था। तुम सब अभी भी वहां खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी लोगों को उन्हें बचाने के लिए भेजो। वो दहाड़ा। वहां मौजूद बड़े अधिकारी आखिरकार मानो किसी सपने से जागे और उन्होंने जल्दी जल्दी हुक्म देना शुरू किया। वे एक एक करके खुद उस खंडहर वाले इलाके की तरफ जाने वाले थे। अगर वे काफी तेजी से काम करें और कम से कम लोगों की जान जाने दें तो हालात इतने भी नहीं बिगड़ेंगे। हालांकि ठीक इसी वक्त एक के बाद एक घबराई हुई आवाजें गूंजने लगी। स्काई नेट से सिग्नल नहीं जा रहे हैं। ट्रेनिंग बेस के सिग्नल ब्लॉक बंद कर दिए गए हैं। मैं पास की संघ की सेना से भी संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। वहां हड़कंप मच गया और हर कोई घबराने लगा। जानकारी न भेज पाने का मतलब था कि वे इन छात्रों को तुरंत नहीं बचा सकते थे।
ध्यान देने वाली बात यह थी कि इन हाई स्कूल के छात्रों में इन बड़े अधिकारियों के अपने बच्चे या रिश्तेदार भी काफी बड़ी गिनती में थे, इसलिए उनका घबराना लाजमी था। अब हम क्या करें? मेरा बेटा अभी भी वहीं है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। ये छात्र संघ की उम्मीद है, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। स्वॉर्ट्समैन साहब, प्लीज उन्हें बचाने में मदद कीजिए। स्वॉर्ट्समैन साहब, 10,000 जानवरों के सेक्ट की पक्का कोई बहुत बड़ी साजिश होगी। आपको सावधान रहना होगा। वहां का माहौल बहुत ही शोर शराबे वाला हो गया था। सिकंदर ने जोर से चिल्लाकर सबको चुप कराया। तुम सब किस बात पर बहस कर रहे हो? राजकुमार, जल्दी से ट्रेनिंग बेस की मौजूद सेना से अभी संपर्क करो और उनसे कहो कि वे सबसे पहले हाई स्कूल के छात्रों को बचाएं। बाकी जो भी युद्ध जनरल लेवल या उससे ऊपर का है, वो मेरे साथ आए। उसका ऑरा फूट पड़ा, जिससे उस बदहवासी भरे माहौल में तुरंत शांति छा गई। हर कोई उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। सिकंदर जानता था कि 10,000 जानवरों का सेक्ट उसे इतनी आसानी से इन हाई स्कूल के छात्रों को बचाने नहीं देगा। उन्होंने पक्का उसके लिए कोई और जाल बिछा रखा होगा। दुश्मनों को धीरे धीरे तड़पाना हमेशा से 10,000 जानवरों के सेक्ट की पुरानी आदत रही है और जोरावर इसमें माहिर था। लानत है, पहले की वो हारें तो बस मुझे धोखे में रखने के लिए थी। सिकंदर की आंखों में जान से मारने का इरादा साफ दिख रहा था। निकलें, हम स्वॉर्ट्समैन साहब के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। मशहूर स्कूलों के पांचों हेड्स ने एक साथ चिल्लाकर कहा। बाकी लोग, जैसे राहुल और दूसरे परिवारों के मुखिया भी उनके पीछे पीछे चले। ये सभी युद्ध किंग या युद्ध किंग के लेवल वाले लड़ाके थे, जो कुल मिलाकर 8 थे। इसके अलावा सैकड़ों योद्धा लेवल के मार्शल आर्टिस्ट्स भी थे, जिससे आखिरकार वहां मौजूद बड़े अधिकारियों ने राहत की सांस ली। अगर उन्हें सिर्फ इन खूंखार जानवरों से ही निपटना था, जो ज्यादा से ज्यादा साधारण खूंखार जानवर के लेवल के थे, तो यह उनके लिए बहुत आसान था। यहाँ तक कि एक 10,000 जानवरों का दूत भी उनके लिए कोई बड़ी मुसीबत नहीं था। अकेले जोरावर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि वहां और भी लोग हैं। सिकंदर बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हुआ। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही सिकंदर ने अपनी पहरेदारी थोड़ी ढीली की, उसके बगल में खड़े राजकुमार अचानक फट पड़े। उनके चेहरे का खौफनाक रूप साफ देखा जा सकता था और उनसे जो खून की प्यासी महक आ रही थी वो किसी भी आम योद्धा लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को डराने के लिए काफी थी। राजकुमार का सिर देखते ही देखते एक लोमड़ी के सिर में बदल गया और उनके हाथ मोटे कवच वाले पैने पंजों में बदल गए। वूश, कपड़ा फटने जैसी आवाज के साथ ये पंजे बहुत ही जबरदस्त ताकत के साथ हवा को चीरते हुए और बहुत ही खूंखारी से सिकंदर के सिर की तरफ बढ़े। राजकुमार असल में एक बीस्ट वॉरियर था। इस अचानक हुए हमले से हर कोई घबराहट से चीख पड़ा। स्वॉर्ट्समैन साहब, सावधान। सिकंदर, जल्दी हटो। राजकुमार, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हर कोई बेचैन था, लेकिन राजकुमार ने बिल्कुल सही मौका चुना था, जब कोई मदद नहीं कर सकता था और सिकंदर का ध्यान बंटा हुआ था। ये हमला बहुत ही सटीक था। मेरे हाथों मरो, तुम कमीने स्वॉर्ड होल्डर्स। राजकुमार को ऐसा लग रहा था मानो उसने पहले ही उसके सिर के चित्रे उड़ाने की खुशी महसूस कर ली हो। हालांकि ये तो बस उसका एक वहम ही साबित होने वाला था। सिकंदर की ठंडी आंखों ने उसकी जानवरों जैसी आंखों में देखा, जिससे उसकी रूह बुरी तरह कांप उठी और उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि स्वॉर्ड होल्डर्स घास छीलते हैं? सिकंदर की हथेली से खौफनाक गहरे लाल रंग की आग की लपटें निकली और उसने राजकुमार के सीने पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो सीधे हवा में उड़ गया। उसके दिल से पिघला हुआ लावा आग बहने लगा और कुछ जलने की बदबू आने लगी। राजकुमार के शरीर में धमाके होने लगे और वो एक ही बार में मारा गया। लेकिन सिकंदर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। हालांकि वो राजकुमार के उस जानलेवा हमले से बच गया था, लेकिन उस पंजे ने उसके कंधे से मांस का एक बड़ा लोथड़ा भी नोच लिया था, जिससे तुरंत खून का फव्वारा फूट पड़ा। डर के मारे सबके चेहरों का रंग उड़ गया। स्वॉर्ड होल्डर्स पर सच में छुपकर हमला किया गया था और उन्हें घायल कर दिया गया था। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि राजकुमार असल में एक छुपा हुआ बीस्ट वॉरियर था। इसके पीछे की सच्चाई ने सबको सन्न कर दिया। उन्हें लगने लगा कि अब उनके आसपास के लोग भी भरोसे के लायक नहीं रहे। एक एक करके वे चुपचाप एक दूसरे से दूर होने लगे। उनकी आंखों में शक साफ दिख रहा था। सिकंदर, तुम ठीक तो हो? राहुल ने सिकंदर को सहारा दिया और धीमी आवाज में पूछा। छोटी सी चोट है, मैं ठीक हूं। सिकंदर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। साफ था कि यह सिर्फ एक छोटी सी चोट नहीं थी। लेकिन अब सबसे जरूरी चीज थी सबका हौसला बढ़ाना। अगर वो खुद बदहवासी में पड़ गया और एक दूसरे पर शक करने लगा, तो हाई स्कूल के छात्रों को बचाना तो दूर की बात है, 10,000 जानवरों का सेक्ट उन्हें एक एक करके मार गिराएगा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि सेंट्रल कंट्रोल रूम के बाहर से तालियों की आवाज गूंजी, जिसने उसे आगे कुछ भी करने से रोक दिया। सिकंदर, सिकंदर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा भी ऐसा दिन आएगा। इस इंसान के बात करने के जाने पहचाने तरीके को सुनकर सिकंदर का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जोरावर। हाँ, मैं ही हूँ। हैरान हो गए 10,000 जानवरों के दूत। जोरावर की परछाई धीरे धीरे पास आए। उसके पीछे काले चोगे पहने कुछ लोग थे और उनके पीछे बीस्ट वॉरियर्स की एक बहुत बड़ी फौज थी। इसे देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। जोरावर के चेहरे पर बने बैंगनी रंग के जानवरों के निशान उसकी पागलों जैसी हंसी के साथ फड़फड़ा रहे थे, जिससे वो और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। वो आगे पीछे झुकते हुए जोर जोर से हंस रहा था।
सिकंदर, क्या तुमने कभी सोचा था कि मेरे जैसा एक आवारा कुत्ता तुम्हारी यह हालत कर सकता है? तौबा तौबा तौबा, रुतबेदार स्वॉर्ट्समैन साहब, तुम तो अब बहुत ही दयनीय बेचारे लग रहे हो। उसकी ताने भरी बातें और साथ ही उसके बनावटी इशारों ने सबको गुस्से से भर दिया। सिकंदर की आंखों में जान से मारने का इरादा अपनी हदें पार कर रहा था। चैप्टर 47, क्या हम बाजी पलट सकते हैं? सिकंदर खड़ा हुआ और उसने भारी आवाज में कहा, जोरावर, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कम आंका, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुमने हमें चारों तरफ से घेर लिया है? 10,000 जानवरों के दूतों को एक साथ लाना सच में एक बहुत बड़ी चाल है, लेकिन तुम जैसे कुछ कचरा लोग हमें हराने के लिए काफी नहीं हैं। सिकंदर का ऑरा पागलों की तरह फूट पड़ा। उसके कंधे से खून बहना बंद हो चुका था और उसके काले बैटल आर्मर कवच के नीचे एक बहुत ही खौफनाक ताकत इकट्ठा हो रही थी। वो दबाव इतना भयानक था कि वो सच में एक स्वॉर्ड होल्डर कहलाने के लायक था। अपने ही लेवल के लोगों पर भारी पड़ने की उसकी वो ताकत कोई दिखावा नहीं थी। बीस्ट वॉरियर्स बार बार पीछे हटने लगे, जबकि नंदपुर शहर के लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। जब तक स्वॉर्ड होल्डर उनके साथ था, तब तक बाजी पलटने की उम्मीद बाकी थी। जोरावर के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। वो पूरी तरह से मुस्कुरा रहा था। स्वॉर्ड्समैन सिकंदर साहब, आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन आपके आसपास खड़े ये लोग आपकी तरह ताकतवर नहीं हैं, और इसके अलावा ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपके आसपास खड़े इन लोगों में से कौन मेरा आदमी है ना? क्या इनमें अपनी जगह से हिलने की भी हिम्मत है? वो मुस्कुराया, सामने खड़े लोगों के बदलते चेहरों का मजा ले रहा था। नंदपुर शहर के लोगों के चेहरे, जिन पर अभी अभी चमक आई थी, उसकी बातों से तुरंत ही डर से पीले पड़ गए। सही बात है, जब उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बीच कौन कौन से बीस्ट वॉरियर्स छुपे हुए हैं, तो उनमें अपनी जगह से हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। वरना अगर उन्होंने कोई कदम उठाया, तो वे अपने बगल में खड़े गद्दार के हाथों ही मारे जाएंगे। फिर वे किससे शिकायत करेंगे? सिकंदर के साथ जो हुआ वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक था। सतर्क और शक से भरे उन बड़े अधिकारियों को देखकर जोरावर ने कोई हमला नहीं किया। वो बहुत आराम से दर्शकों वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने पैर पर पैर रखा, एक अंगूर उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। उसने मजे से अपने होंठ चाटे। तुम ऊंचे रुतबे वाले लोग सच में जिंदगी का मजा लेना जानते हो। सिकंदर भारी आवाज में चिल्लाया, जोरावर, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? जोरावर ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और बड़ी स्क्रीन की तरफ अपनी ठुड्डी से इशारा करते हुए बोला, लो, मैं तुम्हें एक बहुत ही मजेदार तमाशा दिखाता हूँ। बड़ी स्क्रीन जल्दी ही सैकड़ों छोटी स्क्रीन्स में बढ़ गई, जिनमें खूंखार जानवरों को छात्रों का शिकार करते हुए दिखाया जा रहा था। हालांकि अभी मरने वालों की गिनती ज्यादा नहीं थी, लेकिन कोई भी समझदार इंसान जानता था कि कुछ ही देर में ये गिनती बहुत डरावने तरीके से बढ़ने वाली है। खास तौर पर आर्यन की तरफ, वो तो खूंखार जानवरों के एक पूरे समुद्र में डूबा हुआ था, जिसे देखकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। ये दर्जन भर लोग सच्चे जीनियस थे, खास तौर पर आर्यन। अगर वो मारा गया, तो इसका मतलब होगा कि संघ अपना एक भविष्य का युद्ध सम्राट खो देगा। इतना बड़ा नुकसान संघ को बहुत गहरा दर्द देगा। लियांग वू ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं है कि हमारा संघ बाद में इसका हिसाब लेगा और चुन चुन कर तुम बीस्ट वॉरियर्स का शिकार करेगा? जोरावर ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम लोग अभी हमारा शिकार नहीं कर रहे हो? हम बीस्ट वॉरियर्स को मजबूर करके जंगल वाइल्डनेस में खूंखार जानवरों के साथ रहने के लिए धकेल दिया गया है, और फिर भी तुम्हें खास तौर पर हमारा शिकार करने की जरूरत पड़ती है। क्या तुम्हें अभी से दर्द होने लगा? मैं तुम्हें बता दूं, ये तो बस शुरुआत है। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। हम बीस्ट वॉरियर्स ने जो कुछ भी सहा है, वो सब हम तुम जैसे घमंडी कीड़ों को एक एक करके वापस लौटाएंगे। उसकी आंखों का पागलपन छलक रहा था, जिसे देखकर उसके पीछे खड़े काले चोगे वाले 10,000 जानवरों के दूत भी हल्के से कांप उठे। आओ आओ, तुम सब बैठ जाओ और ध्यान से देखो। तुम लोग अभी मेरे साथ मरते दम तक लड़ना तो नहीं चाहते, है ना? जोरावर ने सब पर एक नजर डाली और बहुत ही जोश के साथ उनका स्वागत किया। मुझे मत बताना, इस बार सच में कुछ बहुत ही गजब के जीनियस हैं। शायद वे बाजी पलट दें। उसने हल्के से अपनी उंगली घुमाई। आर्यन और बाकी लोगों की खूंखार जानवरों के साथ उस खौफनाक लड़ाई का नजारा तुरंत मेन मुख्य स्क्रीन पर आ गया, जिसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। बुरा नहीं है, तलवार का वो वार बहुत ही खूबसूरत था। कम से कम मैं तो वैसा वार नहीं कर सकता। सिकंदर, तुम्हारी उम्र में तुम भी ऐसा नहीं कर सकते थे, है ना? जोरावर ने बार बार सिर हिलाया। आर्यन की तलवारबाजी की तारीफ कर रहा था। वो बहुत ही इम्प्रेस लग रहा था, लेकिन असल में उसकी आंखों की जलन साफ छलक रही थी। ओह, वो सच में जानवरों के उस समुद्र से लड़कर बाहर आ गया। काफी कमाल की बात है। वो आर्यन और बाकी लोगों को एक साथ देखकर और खूंखार जानवरों के हाथों उनके चित्रे न उड़ते देखकर थोड़ा नाखुश था। तुम सब ये मनहूस शक्लें बनाना बंद करो, समझे? बैठ जाओ और ठीक से देखो। जोरावर ने मेज पर जोर से हाथ मारा और नंदपुर शहर के लोगों को घूरते हुए डराया। क्या तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो? एक एक करके बीस्ट वॉरियर्स ने खून की प्यासी और खौफनाक महक छोड़ी, और पूरा सेंट्रल कंट्रोल रूम तुरंत ही खतरे से कांप उठा। नंदपुर शहर के लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया, और बाकी सब ने सिकंदर की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने देखा कि सिकंदर ने एक ठंडी मुस्कान दी और हैरानी की बात थी कि वो बैठ गया। जोरावर, तुम बस हमें उम्मीद से निराशा में डूबते हुए देखना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है।
सावधान रहना, कहीं तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ही ले न डूबे। सिकंदर ने सीधे जोरावर की आंखों में देखा, उसके अंदर का जान से मारने का इरादा जरा भी नहीं छुप रहा था। जोरावर मुस्कुराया, आह, हाँ हाँ हाँ, मैं डूबने ही वाला हूँ। देखो, क्या वे पहले ही उस जानवरों की बाढ़ से लड़कर बाहर नहीं आ चुके हैं? वो चिढ़ा हुआ लग रहा था, लेकिन असल में वो जरा भी नहीं घबराया था। सिकंदर ने ठंडी सांस छोड़ी और आर्यन और बाकी लोगों को देखने के लिए अपना सिर घुमा लिया। उसे भी पूरा भरोसा तो नहीं था, लेकिन अभी के लिए वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि आर्यन कोई चमत्कार कर दिखाए। ऐसा नहीं था कि वो लड़कर बाहर नहीं निकलना चाहता था, लेकिन जोरावर और बाकी लोगों के रास्ता रोकने की वजह से अगर वे लड़कर बाहर निकल भी जाते तो उनके पास इतना वक्त नहीं बचता। इंतजार करना और देखना ही ज्यादा सही था, अपने घावों को ठीक करने से उसे जीतने का ज्यादा मौका मिलेगा। जोरावर पक्का कोई बेवकूफ भी नहीं था। बात बस इतनी सी थी कि राजकुमार का वो छुपकर किया गया हमला सिकंदर को बुरी तरह घायल करने में नाकाम रहा था और उसे सिकंदर को हराने का पूरा भरोसा नहीं था। उनके दिमाग पर हमला करना ज्यादा बेहतर था, ताकि ये लोग छात्रों को बेदर्दी से करते हुए देख सकें। जब उनकी दिमागी हालत टूट जाएगी तो वो उन्हें आसानी से खत्म कर सकता था। अपने इस प्लान योजना के बारे में सोचकर जोरावर को पूरा भरोसा महसूस हो रहा था। और इस तरह दोनों गुड सेंट्रल कंट्रोल रूम में आर्यन और बाकी लोगों के उस लाइव वीडियो को चुपचाप देखने लगे, हालांकि उनके दिमाग में अलग अलग बातें चल रही थीं। बीस्ट वॉरियर्स जाहिर तौर पर यही चाहते थे कि वे सब बेदर्दी से मारे जाएं, जबकि नंदपुर शहर के लोग मन ही मन दुआ कर रहे थे। आर्यन, तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। लेकिन वे ये भी जानते थे कि ऐसे हालात में कुछ योद्धा लेवल के छात्रों के लिए बाजी पलटना बहुत मुश्किल था। लगभग हर कोई निराशा में डूब चुका था। वे बस इस उम्मीद के सहारे देख रहे थे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। दूसरी तरफ आर्यन और बाकी लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्वॉर्ड होल्डर्स और 10,000 जानवरों के सेक्ट के बीच चल रही इस दिमागी लड़ाई को तोड़ने की चाबी उन्हीं के हाथों में आ गिरी है। इस वक्त वे बस उस जानवरों के समुद्र से बचकर निकले ही थे। विशाल और बाकी सबने आर्यन की तरफ देखा, वे उसे ही अपना सबसे बड़ा सहारा मान चुके थे। आर्यन भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? आर्यन ने अपना सिर मला, उसे सिरदर्द महसूस हो रहा था। वो जानता था कि आगे एक और बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। जल्द ही उसने अपनी आंखें खोली, उनमें एक पक्का इरादा झलक रहा था। सबसे जरूरी काम है अपने सभी क्लासमेट्स को एक साथ इकट्ठा करना। खूंखार जानवर इसलिए डरावने होते हैं क्योंकि वे एक बाढ़ की तरह आते हैं और अपनी ज्यादा गिनती का फायदा उठाते हैं, इसीलिए हम भाग रहे हैं। अगर हम गिनती में उनके बराबर हो जाएं, तो हम पलटवार करके उन्हें काट डालेंगे। आर्यन ने भारी आवाज में कहा, जिससे उन जीनियसों को तुरंत बात समझ में आ गई। सही कहा, अगर हम सभी छात्रों को इकट्ठा कर सकें तो चाहे खूंखार जानवर हमसे कई गुना ज्यादा ही क्यों न हो, हालात अभी से तो बेहतर ही होंगे। कम से कम इतने लोग मारे तो नहीं जाएंगे। अगर हम जीत नहीं सकते तो कम से कम टिके तो रह ही सकते हैं। कई लोगों ने आर्यन के इस तरीके पर अपनी रजामंदी जताई। आर्यन भाई, आप हमें बताएं, हम आपकी बात मानेंगे। उनका जोश बहुत ऊंचा था। आर्यन ने जाहिर तौर पर कमान संभाल ली और उन जीनियस छात्रों को हुक्म देने लगा। तुम सब अपने अपने स्कूलों के टॉप छात्र हो। तुरंत अपने अपने स्कूल के छात्रों से स्काईनेट कम्युनिकेटर के जरिए संपर्क करो और उन्हें इकट्ठा होना शुरू करने के लिए कहो। जहां तक जगह की बात है, वो जगह चुनो। आर्यन ने अपने दाहिने हाथ से दूर इशारा किया। सबने उसकी उंगली की दिशा में देखा और उन्हें एक बहुत बड़ा खंडहर हो चुका स्टेडियम दिखाई दिया। वो एक खंडहर हो चुका स्टेडियम है जो सभी छात्रों के समाने के लिए काफी बड़ा है। सबसे जरूरी बात, उसे बचाना आसान है और उस पर हमला करना मुश्किल। जब तक हम कुछ मुख्य दरवाजों की पहरेदारी करेंगे, खूंखार जानवर अंदर नहीं घुस पाएंगे। सबका खून खौल उठा और उन्हें तुरंत उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। जी आर्यन भाई, चैप्टर 48, उम्मीद की किरण। इस पल आर्यन का रुतबा अपने सबसे ऊंचे मुकाम पीक पर पहुंच चुका था। सभी टैलेंटेड छात्रों ने अपना सारा घमंड किनारे रख दिया था और वे आर्यन की दिल से इज्जत कर रहे थे। जानवरों के उस खौफनाक समुद्र से उन्हें बाहर निकालते वक्त आर्यन का वो युद्ध देवता वाला अवतार उनके दिमाग में जिंदगी भर के लिए छप गया था। इसीलिए जैसे ही आर्यन ने कुछ कहा, हर किसी ने तुरंत उस पर अमल करना शुरू कर दिया। ये दूसरों को बचाने के साथ साथ खुद को बचाने की भी बात थी। आर्यन ने आसमान में छाए खून जैसे लाल बादलों को देखा, वो चुप था। वो जानता था कि यह तो बस शुरुआत है और चीजें इतनी आसान नहीं हैं, लेकिन बिना कोशिश किए भला कामयाबी कैसे मिल सकती है। इस वक्त रोहन आर्यन की तरफ से पहले स्कूल के छात्रों को बुला रहा था। पहले स्कूल के सभी छात्र ध्यान से सुने। तुरंत खंडहर वाले इलाके के बीचों बीच मौजूद स्टेडियम जिम्नेजियम में इकट्ठा हो जाओ। आर्यन और हम तुम्हें रास्ते में मिलेंगे। जल्दी आओ। इस मैसेज को तुरंत ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाओ और जल्दी करो। वो क्लास 1 में हुक्म दे रहा था, जो सबसे ताकतवर एलीट क्लास थी, और क्लास 1 के छात्रों ने तुरंत यह मैसेज अपने बाकी क्लासमेट्स को भेज दिया। 1 से 10, 10 से 100। जल्द ही पहले स्कूल के सभी छात्रों को ये जानकारी मिल गई। जो छात्र खूंखार जानवरों से जान बचाकर भाग रहे थे और पूरी तरह से निराश हो चुके थे, उन्हें अचानक उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। रोहन और बाकी लोग हमें बुला रहे हैं। आर्यन एक पीक योद्धा है और रोहन और कुछ और लड़के हाई लेवल योद्धा हैं। अगर हम वहां जाते हैं तो हम इन खूंखार जानवरों का मुकाबला कर सकते हैं। स्टेडियम यहां से ज्यादा दूर नहीं है। चलो चलें।
जल्दी करो और उस तरफ बढ़ो। एक नई उम्मीद के साथ छात्रों ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी। वे खूंखार जानवरों का दबाव झेलते हुए बीच वाले इलाके की तरफ दौड़ने लगे। वो जगह, वो उनके लिए एक नई सुबह उम्मीद की किरण थी। ये नज़ारे खंडहर वाले इलाके के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे थे, सिर्फ पहले स्कूल के छात्रों में ही नहीं। दूसरा स्कूल, नवयुग, एलिस्टन, अलग अलग हाई स्कूलों के छात्रों को यह मैसेज मिल चुका था। थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी छात्र यह समझ गया था कि इस वक्त एक साथ इकट्ठा होना ही सबसे सही तरीका है, वरना वे सब एक एक करके मारे जाएंगे। चलो चलो, आर्यन और बाकी लोग हमें रास्ते में मिलेंगे। सब लोग हिम्मत रखो, एक बार हम स्टेडियम पहुंच गए तो हमारे जिंदा बचने की उम्मीद बढ़ जाएगी। चलो सब लोग, हार मत मानो, मुसीबत के समय में एकता ही ताकत होती है। हालांकि कुछ बुरी घटनाएं भी हुई, लेकिन ज्यादातर लोगों ने एक दूसरे की मदद की। इतने भारी दबाव और लड़ाई के बीच कई छात्रों ने अपनी ताकत के नए लेवल पार किए, और कई लोगों ने शानदार लीडरशिप नेतृत्व दिखाते हुए अपने क्लासमेट्स की जान बचाई। चलो, हिम्मत मत हारो, स्टेडियम बस आने ही वाला है। उम्मीद हमारे सामने है, सबको अपनी पूरी जान लगा देनी है। इस वक्त अगर कोई आसमान से नीचे देखता तो उसे पूरे खंडहर वाले इलाके में हर तरफ से अनगिनत छात्र भागते हुए दिखाई देते। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। डॉट 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 चीर, एक खौफनाक बिजली जैसी तलवार की रोशनी ने सब कुछ चीर कर रख दिया और अपनी भयानक ताकत से 10 से ज्यादा खूंखार जानवरों का सफाया कर दिया, जिससे निराशा में डूब चुके छात्रों के एक ग्रुप को एक नई जिंदगी मिल गई। सभी छात्रों ने एहसान भरी नजरों से आर्यन की तरफ देखा, उस इंसान की तरफ जिसने उनकी जान बचाई थी। आर्यन भारी सांसें ले रहा था। लगातार हो रही इन भयानक लड़ाइयों ने उसे भी थोड़ा थका दिया था। रोहन ने जल्दी से आर्यन को सहारा दिया और फिक्र के साथ पूछा, आर्यन भाई, आप ठीक तो हैं? क्या आप अभी और लड़ सकते हैं? क्या मैं आगे आऊं? इस वक्त वो बहुत पहले ही आर्यन का कायल हो चुका था, और भले ही वो मन ही मन आर्यन को अपना जीजा मान चुका था, लेकिन फिर भी वो इज्जत देने के लिए उसे आर्यन भाई ही बुलाता था। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया और सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं। अब तक हम छात्रों के कितने ग्रुप्स बैच से मिल चुके हैं? 12वां ग्रुप। रोहन ने बिल्कुल सही गिनती बताई। इस अकेले इंसान ने लगभग अपने दम पर ही पूरी बाजी पलट दी थी। वो सबसे आगे एक लोहे की दीवार की तरह खड़ा था और सबके लिए सारा दबाव खुद झेल रहा था। तुम सब अंदर जाओ और आराम करो। जब तुम आराम कर लो तो बाहर आकर बाकी क्लासमेट से मिलना। रोहन ने मौत के मुंह से बचकर आए उन छात्रों से कहा। सभी छात्रों ने अपने हाथ जोड़े और सिर झुकाया। वे आर्यन और बाकी लोगों के लिए अपनी दिल से इज्जत दिखा रहे थे। आर्यन ने राहत की सांस ली। क्या ये 12वां ग्रुप है? शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे और छात्र यहाँ आएंगे, हमारे लिए यह आसान होता जाएगा। यही सच था। एक बार जब शुरुआत में आए छात्र आराम कर लेंगे तो वे एक नई ताकत बन जाएंगे और हालात लगातार बेहतर होते जाएंगे। तब तक स्टेडियम में एक मजबूत घेरा बना लेने से खूंखार जानवरों की इस बाढ़ को रोकना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। रोहन और बाकी लोगों की आंखों में तारीफ साफ दिख रही थी और उन्होंने बार बार सिर हिलाया। हर किसी को एक उम्मीद दिखी और उनका जोश तुरंत ही दोगुना हो गया। रोहन, क्या रिया और समीर आ गए? आर्यन ने भारी आवाज में पूछा। वो थोड़ा बेचैन लग रहा था। उसने शुरुआत में ही उन दोनों को जल्दी पहुंचने के लिए कह दिया था, लेकिन उन्हें देर हो रही थी, जिससे उसे किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। रोहन ने जल्दी से कहा, वे रास्ते में ही हैं, लेकिन वे पहले ही बहुत दूर थे और उन्होंने पहले खंडहर वाले इलाके के किनारे से बाहर निकलने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें थोड़ी देर हो गई। वे शायद आखिरी ग्रुप में होंगे। आर्यन ने सिर हिलाया, तभी उसने देखा कि रोहन थोड़ा झिझका और फिर बोला, खंडहर वाले इलाके के किनारे के हालात बहुत खराब हैं। क्या हुआ? रिया और बाकी लोगों ने देखा कि किनारे वाले इलाके में बहुत सारे खूंखार जानवर इकट्ठा हो गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो वे खास तौर पर हमारा शिकार कर रहे हों और हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते हों। रोहन का चेहरा उतर गया था। उसने ये खबर बाकी छात्रों को बताने की हिम्मत नहीं की थी। उसे डर था कि कहीं इससे घबराहट न फैल जाए। बिल्ली और चूहे का खेल। पल भर में ही ये बात आर्यन के दिमाग में कौंध गई, मानो उसने अंधेरे में छुपे उन बीस्ट वॉरियर्स को देख लिया हो जो मजे से ये सब तमाशा देख रहे थे। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और गुस्से से सोचा, इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। बच कर रहना, वरना मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। आर्यन ने धीरे से कहा, इस बारे में किसी और को मत बताना। जल्दी से सबको यहाँ इकट्ठा करो, इसी तरह हमारे पास जीतने का एक मौका है। विशाल और बाकी लोगों से कहो कि वे और मेहनत करें। जी आर्यन भाई। चीजें बहुत ही सही तरीके से चल रही थी। छात्रों का एक के बाद एक ग्रुप मिल रहा था और वे सही सलामत स्टेडियम पहुंच रहे थे। आर्यन लगभग 2 घंटे से लगातार लड़ रहा था। खून से लथपथ, उससे एक बहुत ही खौफनाक ऑरा निकल रहा था, लेकिन हर कोई उसकी दिल से इज्जत कर रहा था। जब भी कोई सबसे आगे लड़ रही उस परछाई को देखता तो उसका दिल कांप उठता और उनके शरीर के अंदर से एक जबरदस्त ताकत उमड़ पड़ती। आर्यन भाई, थोड़ा आराम कर लीजिए। कोई बात नहीं, रिया और समीर बस आते ही होंगे। एक बार हम उनसे मिल लें, फिर हम स्टेडियम के घेरे को और मजबूत कर सकते हैं। इस वक्त स्टेडियम के बाहर खूंखार जानवर भी लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आर्यन और बाकी लोगों ने स्टेडियम पर कब्जा कर रखा था, जिससे उसे बचाना ज्यादा मुश्किल नहीं था।
हालांकि हर बार जब वे नए छात्रों से मिलते तो काम और भी मुश्किल हो जाता और आर्यन को आगे बढ़कर खून से सना एक नया रास्ता बनाना पड़ता। वे आ गए। आर्यन का जोश एक बार फिर जाग उठा जब उसने दूर जानवरों की उस भीड़ में खलबली मचते हुए देखी। साफ था कि कोई उस तरफ से आने की कोशिश कर रहा था। ये रिया और बाकी लोग हैं, रोहन चिल्लाया। आर्यन ने सिर हिलाया और भारी आवाज में दहाड़ा, मेरे पीछे आओ और मारो। चलो उन्हें यहाँ लेकर आते हैं। उसने अपनी लंबी तलवार उठाई और उसके पीछे खड़े छात्रों का जोश आसमान छूने लगा। मारो, आर्यन भाई के पीछे चलो, मारो। क्लासमेट्स का आखिरी ग्रुप, जीत बस हमारे सामने है। मारो मारो मारो। सभी छात्रों का खून खौल रहा था। आर्यन उनके लिए एक भले की नोक की तरह था, जिसने पल भर में ही जानवरों की उस बाढ़ में एक खौफनाक रास्ता बना दिया था। समीर, रिया, जल्दी आओ। आर्यन ने अपने सामने आखिरी ग्रुप के छात्रों को आते हुए देखा और जोर से चिल्लाया। छात्रों का ये ग्रुप कुछ ज्यादा ही बड़ा था। रिया और बाकी लोगों ने जिन्हें इकट्ठा किया था वे पूरे 2000 लोग थे। मैं पीछे से कवर करूंगा, तुम लोग पहले जाओ। आर्यन ने अपनी बैटल ब्लेड घुमाई, उसका पूरा ऑरा बहुत ही खौफनाक था। खून के प्यासे वो जानवर भी डर गए और कुछ कदम पीछे हट गए। रिया और बाकी लोग थोड़ा झिझके लेकिन रोहन ने उन्हें खींच लिया। जल्दी करो, आर्यन भाई को पीछे मत खींचो। आर्यन भाई पर भरोसा रखो। एक एक करके सभी छात्र पागलों की तरह आगे की तरफ दौड़े। सामने खड़ा वो स्टेडियम ही उनके लिए एक नई सुबह की किरण था। चैप्टर 49, उम्मीद से निराशा तक। जाओ। रिया ने आर्यन को गहराई से देखा और फिर पक्के इरादे के साथ छात्रों को स्टेडियम की तरफ ले गई। वो कोई नाजुक या डरपोक लड़की नहीं थी। आर्यन के खौफनाक ऑरा ने खूंखार जानवरों को सिर्फ कुछ ही पलों के लिए रोका था। जैसे ही उन जानवरों की आंखों में खून की प्यास दोबारा हावी हुई, वे खूंखार जानवर आगे की तरफ झपटे, मानो वे पल भर में ही आर्यन को निगल जाएंगे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़ी सी गेंद ने आर्यन को पूरी तरह से निगल लिया हो। लेकिन तभी अगले ही पल बज्ज, एक गूंजती हुई आवाज के साथ उस भीड़ के बीचों बीच से तेज बैंगनी रंग की बिजली फूट पड़ी। वे बिजली जैसी तलवार की रोशनी की किरणें थीं। आर्यन किसी पागल की तरह बेलेई ब्लेड टेक्निक का उसकी आखिरी हद तक इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे हालात में, हालांकि बेलेई ब्लेड टेक्निक में थंडरबोल्ट ट्रिपल स्लैश जैसी खौफनाक ताकत नहीं थी, लेकिन यह एनर्जी बचाती थी और इस भीड़ के लिए ज्यादा असरदार थी। एक के बाद एक खूंखार जानवर बीच से चीरे जा रहे थे और हवा में उछल रहे थे। आर्यन के आसपास एक खाली जगह बन गई। उसने मौके का फायदा उठाया, अपनी उफनती हुई एनर्जी को जबरदस्ती कंट्रोल किया और तेजी से रिया और बाकी लोगों के पास पहुंच गया। जैसे ही स्टेडियम का बड़ा दरवाजा भारी आवाज के साथ बंद हुआ, आर्यन और बाकी लोग आखिरकार छात्रों के उस आखिरी ग्रुप को सही सलामत बचाने में कामयाब हो गए। सभी छात्रों ने आसमान फाड़ देने वाली खुशी की चीखें मारी। आर्यन भाई महान हैं। आर्यन भाई छा गए। आर्यन भाई, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। मैं भी। आर्यन भाई, क्या आपको एक और गर्लफ्रेंड बनाने में कोई एतराज है? हा 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 हा। इस आखिरी बात ने तुरंत ही सभी छात्रों को हंसा दिया। उम्मीद वापस आ चुकी थी और हर किसी ने राहत की सांस ली। अब वे पहले की तरह निराश और बेबस नहीं थे। रिया ने मुंह बनाया और बहुत ही ध्यान से आर्यन के घाव पर पट्टी बांधी। उसकी आंखों में आर्यन के लिए दर्द था। हमेशा दिखावा करते हो। तुम एक हीरो तो बन गए, लेकिन अब तुम इन छोटी लड़कियों के बीच भी मशहूर हो गए हो। आर्यन हल्का सा हंसा। खूंखार जानवरों के दरवाजे के बाहर रुक जाने से जब तक वे सही से पहरेदारी बदलते रहेंगे, तब तक यहाँ टिके रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके दिल में अभी भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। क्या ये सब सच में इतनी आसानी से सुलझ गया? डॉट 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 डॉट। इस वक्त सेंट्रल कंट्रोल रूम के अंदर जब आर्यन और बाकी लोगों ने सभी छात्रों को इकट्ठा कर लिया, तो नंदपुर शहर के बड़े अधिकारी जोश के साथ यह सब देख रहे थे। आर्यन के काम सच में जोश भरने वाले थे। उसका वो राजाओं वाला अंदाज, दूसरों के लिए रास्ता बनाने की वो हिम्मत, यहाँ तक कि वे बड़े लोग भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने माना कि उस उम्र में वे खुद भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। सिकंदर की आंखों में गहरी तारीफ थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और खड़ा होकर जोर से हंसा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस लड़के आर्यन ने सच में हमें निराश नहीं किया। न सिर्फ उसका टैलेंट बेमिसाल है, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा और सच्चा है। वो सच में इंसानियत का एक बहुत बड़ा टैलेंट है। 5 मशहूर स्कूलों के हेड्स अपनी आंखें फाड़े ध्यान से देख रहे थे। आखिरकार वे भी जवान खून थे जो अंदर जाकर आर्यन के साथ लड़ने के लिए बेताब थे। अगर वक्त गलत न होता तो उन्होंने आर्यन को अपने स्कूल में लाने के लिए लड़ना शुरू कर दिया होता। दूसरी तरफ जोरावर का चेहरा बहुत ही मनहूस लग रहा था और वो मन ही मन गालियां दे रहा था। कचरा, सब के सब नाकारा कचरा हैं। वे कुछ रोतलू बच्चों को भी नहीं रोक सकते, बिल्कुल नाकारा। उसने सिकंदर के चमकते हुए चेहरे को देखा और उसे और भी ज्यादा चिढ़ होने लगी। इंसानियत का बड़ा टैलेंट। हे, मुझे डर है कि यह इंसानियत का टैलेंट जितनी तेजी से ऊपर उठा है, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरेगा। जोरावर का चेहरा मजाक उड़ाने वाले भावों से भरा था। हालांकि वो बहुत चिढ़ा हुआ था, लेकिन वो अपना आपा खोने की हद तक नहीं पहुंचा था। असल में उसे पूरा भरोसा था, शिकार करने के इस प्लान में शिकारी सिर्फ खूंखार जानवर ही नहीं थे। सिकंदर ने उसे बेपरवाही से ताना मारते हुए कहा, जोरावर, ये ताने मारना बंद करो। अगर तुम्हारे पास कोई और पैंतरा है तो जल्दी इस्तेमाल करो। मुझे मत बताना कि तुम्हारे पास अब कोई चाल नहीं बची है।
असल में उसे भी पक्का यकीन नहीं था, उसे नहीं पता था कि जोरावर ने कितने बीस्ट वॉरियर्स को वहां भेजा है। जोरावर के चेहरे की खूंखारी और भी साफ दिखने लगी। उसने हल्के से ताली बजाई, तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले ही पल जोरावर की उस पागलों वाली हंसी के बीच नंदपुर शहर के लोगों के चेहरों का रंग पूरी तरह उड़ गया। डॉट 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 स्टेडियम। आर्यन और बाकी लोग अभी अभी उस भारी दबाव से बाहर आए थे और तेजी से अपनी ताकत वापस पा रहे थे। खूंखार जानवरों के उस शुरुआती कोहराम के दौरान जो कुछ थोड़े से छात्र अचानक हुए हमले में मारे गए थे, उन्हें छोड़कर बाद में बाहर निकलने के दौरान ज्यादा लोग नहीं मारे गए थे, क्योंकि वे दिमागी तौर पर तैयार थे। छात्र अपने जाने पहचाने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ अपना दर्द बांट रहे थे और उनकी हालत सुधर रही थी। तभी बाहर से विकास कुमार की घबराई हुई आवाज गूंजी। वो खूंखार जानवरों को रोकने के लिए छात्रों की एक नई टीम को लीड कर रहा था। आर्यन भाई, कुछ तो गड़बड़ है। आर्यन झटके से खड़ा हुआ और लंबे डग भरता हुआ स्टेडियम के दरवाजे के बाहर पहुंच गया। क्या हुआ? विकास कुमार ने एक गहरी सांस ली और सामने की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोला, देखो। विकास कुमार की उंगली की दिशा में देखते ही आर्यन का जो चेहरा पहले रिलैक्स था, वो धीरे धीरे गंभीर होने लगा। उसने देखा कि पहले जो खूंखार जानवरों की भीड़ पागलों की तरह खून की प्यासी थी, वो अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। वे साफ तौर पर अलग अलग हिस्सों में बंट रहे थे, मानो कोई उन्हें हुक्म दे रहा हो। ये देखकर आर्यन के पीछे खड़े विशाल और बाकी लोगों की सांसें अटक गईं, उनकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। सबको पता था कि खूंखार जानवरों की गिनती छात्रों से लगभग 10 गुना ज्यादा थी। उनके अब तक बच पाने और मुकाबला कर पाने की वजह यही थी कि खूंखार जानवर खून के प्यासे होकर बेकाबू हो गए थे। वे अपनों को भी नहीं पहचान रहे थे, यहाँ तक कि आपस में ही लड़ रहे थे। इसी बात ने छात्रों को सांस लेने का मौका दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि खूंखार जानवर आपस में कोई तालमेल बिठा चुके थे, जो कि बहुत ही डरावनी बात थी। अगर उन्होंने एक साथ हमला कर दिया तो स्टेडियम के सहारे भी वे जितनी देर टिकने की उम्मीद कर रहे थे, वो वक्त बहुत कम हो जाएगा, और जो हालात अभी अभी सुधरे थे वे पल भर में ही फिर से बिगड़ जाएंगे। और आर्यन को सबसे ज्यादा चिंता खूंखार जानवरों की नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़े बीस्ट वॉरियर्स की थी। युद्ध जनरल लेवल या युद्ध किंग लेवल। अगर कोई युद्ध किंग लेवल का हुआ तो फिर लड़ने का क्या फायदा? इससे अच्छा तो यही था कि वे हार मान लें। आर्यन को लग रहा था कि किसी युद्ध किंग के होने की उम्मीद बहुत कम है। कुछ योद्धा लेवल के छात्रों से निपटने के लिए 10,000 जानवरों का सेक्ट, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो अपनी इतनी बड़ी फौज को यहाँ बर्बाद नहीं करेगा। उसका अंदाजा था कि 10,000 जानवरों के सेक्ट की मुख्य फौज ट्रेनिंग बेस पर स्वॉर्ड होल्डर्स और बाकी लोगों को रोक रही होगी, इसीलिए उस तरफ से कोई मदद नहीं आ पाई थी। आर्यन का अंदाजा था कि शिकार के इस प्लान को अंजाम देने वाले लोग पक्का युद्ध जनरल लेवल के बीस्ट वॉरियर्स होंगे। जहां तक उनके पक्के लेवल और उनकी गिनती की बात थी, वो अभी किसी को नहीं पता था। युद्ध जनरल लेवल अभी भी उम्मीद बाकी है। अपनी जबरदस्त एनर्जी को महसूस करते हुए, जो पहले ही लिमिट योद्धा के लेवल तक पहुंच चुकी थी, अपनी बेहतरीन सूक्ष्म स्तर की कॉम्बैट स्किल्स और अपनी थंडरबोल्ट ट्रिपल स्लैश और आइस फ्रॉस्ट पाम के साथ, जो दोनों ही संपूर्ण परफेक्ट लेवल तक पहुंच चुकी थी, आर्यन को थोड़ा भरोसा महसूस हुआ। ये जानकर कि कोई बीस्ट वॉरियर छुपकर नजर रख रहा है। उसने हमेशा अपने असली पैंतरे छुपा कर रखे थे और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। इतनी भयानक लड़ाइयों के बीच आर्यन, जिसके पास 10,000 गुना एम्प्लीफिकेशन वाला सिस्टम था, वो और भी बेहतर होने से कैसे चूक सकता था? जब कई छात्र चिंता में डूबे थे, तभी सामने जानवरों की भीड़ में कुछ हलचल हुई और फिर 10 फीट चौड़ा एक रास्ता खुल गया। जो खूंखार जानवर पहले इतने खतरनाक लग रहे थे, वे अब पालतू कुत्तों की तरह जमीन पर लेटे हुए थे और रिया रहे थे। उस रास्ते से होते हुए एक के बाद एक ताकतवर परछाइयां सामने आने लगी। 1, 2, 3, डॉट 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 11। एक छात्र बहुत ध्यान से गिन रहा था, और वो जितना गिन रहा था, उसकी उंगलियां उतनी ही कांप रही थीं और उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। कुल मिलाकर 11 युद्ध जनरल लेवल के बीस्ट वॉरियर्स, 10 लो लेवल युद्ध जनरल और 1 मिड लेवल युद्ध जनरल। और जो सबसे आगे चल रहा था, उसका ऑरा तो और भी ज्यादा ताकतवर था। साफ था कि वो कोई आम मिड लेवल युद्ध जनरल नहीं था। वो लोकेश था, जिसने शिकार के इस प्लान को अंजाम देने के लिए रमेश की जगह ली थी। पल भर में ही निराशा काले बादलों की तरह सभी छात्रों पर छा गई। गहरी, दबाव डालने वाली, दम घोंटने वाली। चैप्टर 50, आर्यन भाई की ताकत का जलवा। आर्यन भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? विशाल और बाकी सबने अपनी नजरें आर्यन की तरफ घुमाई, उस इंसान की तरफ जिसने उनके साथ मिलकर चमत्कार किए थे। लेकिन आर्यन पर पूरा भरोसा होने के बावजूद अब वे डगमगा रहे थे। आखिरकार आर्यन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एनर्जी के मामले में वो सिर्फ एक पीक योद्धा ही था। अपने गजब के टैलेंट के बावजूद उन्हें लगता था कि आर्यन ज्यादा से ज्यादा किसी लो लेवल युद्ध जनरल को ही टक्कर दे सकता है। और अब उनके सामने 10 लो लेवल युद्ध जनरल थे और एक मिड लेवल युद्ध जनरल तो अलग से था। हर किसी का दिल बहुत भारी हो रहा था। आर्यन ने धीरे से कहा, इंतजार करते हैं और देखते हैं। उन्होंने देखा कि कई बीस्ट वॉरियर्स एक एक कदम बढ़ाकर उनके करीब आ रहे थे, और जल्द ही वे छात्रों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर रुक गए। रोहन आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, तुम बीस्ट वॉरियर्स की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम संघ के खिलाफ जाकर हम शुरुआती योद्धाओं का शिकार करो?
क्या तुम्हें डर नहीं है कि संघ तुम्हारे 10,000 जानवरों के सेक्ट को जड़ से उखाड़ फेंकेगा? उसे डर था कि अगर बीस्ट वॉरियर्स ने इसी तरह अपना खौफ बढ़ाना जारी रखा तो उसके पीछे खड़े छात्रों के लड़ने की हिम्मत पूरी तरह टूट जाएगी। लोकेश, जो उनका लीडर था, जोर से हंस पड़ा। उसका शरीर लंबा और तगड़ा था और उसका ऑरा बहुत ही भारी था। छोटे बच्चे, अगर संघ में इतनी ही ताकत होती तो वे हमें बहुत पहले ही जड़ से उखाड़ फेंकते। क्या वे अब तक इंतजार करते? कितने नादान हो। लोकेश ने बेपरवाही से अपना सिर हिलाया। बीस्ट वॉरियर्स कानून को न मानने वाले लोग थे, उनके लिए संघ की इज्जत करने जैसी कोई बात ही नहीं थी। उसने मुड़कर आर्यन की तरफ देखा, उसकी आंखों में तारीफ की एक अजीब सी झलक थी। तुम ही आर्यन हो? आर्यन का चेहरा शांत था। हाँ, मैं ही हूँ। बहुत अच्छे, हमारे मालिक तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारे पास न सिर्फ टैलेंट है बल्कि तुम्हारी दिमागी हालत भी बहुत मजबूत है। क्यों न तुम हमारे 10,000 जानवरों के सेक्ट में शामिल हो जाओ। आगे चलकर तुम कम से कम एक लाल चोगे वाले एल्डर बुजुर्ग तो बन ही जाओगे। लाल चोगे वाला एल्डर एक बहुत ही इज्जतदार नाम था जो 10,000 जानवरों के सेक्ट के अंदर सिर्फ युद्ध सम्राट लेवल के ताकतवर लोगों को ही दिया जाता था, जिससे साफ पता चल रहा था कि 10,000 जानवरों का सेक्ट आर्यन को कितनी अहमियत दे रहा था। लोकेश उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था, उसकी आंखों में एक घमंड था मानो वो आर्यन पर कोई एहसान कर रहा हो। उसकी नजरों में इस पक्की मौत वाले हालात में अगर वो आर्यन को बाहर निकलने का कोई रास्ता दे रहा है तो आर्यन को घुटनों के बल बैठकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लोकेश की बातें सुनकर सभी छात्रों के चेहरों का रंग उड़ गया। अगर आर्यन ने उन्हें धोखा देकर 10,000 जानवरों के सेक्ट में शामिल होने का फैसला किया तो उनके बचने की सच में कोई उम्मीद नहीं बचेगी। हालांकि विशाल और बाकी लोगों को आर्यन पर पूरा भरोसा था। इतने जोश और जज्बे वाले इंसान के लिए लड़ाई के मैदान से भागना बिल्कुल नामुमकिन था। और ऐसा ही हुआ। आर्यन की आंखों में एक ताना था जब उसने कहा, तुम्हारे 10,000 जानवरों के सेक्ट में शामिल होकर तुम लोगों जैसा राक्षस बन जाऊं। क्या ये भगवान के दिए इस हैंडसम चेहरे के साथ नाइंसाफी नहीं होगी? छात्र तुरंत जोर से हंस पड़े और बीस्ट वॉरियर्स को लेकर उनका डर काफी हद तक कम हो गया। सच कहूं तो आर्यन सच में बहुत हैंडसम था, कोई भी उसे इस मामले में पीछे नहीं छोड़ सकता था। तो उसने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। लोकेश का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने कहा, जवान लड़के, सिर्फ अपनी इस मीठी जुबान पर भरोसा मत करो। मैं इस कड़वी सच्चाई से तुम्हें ये समझा दूंगा कि 10,000 जानवरों के सेक्ट में शामिल होना ही तुम्हारा सबसे सही फैसला है। उसने अपना हाथ हिलाया। 10,000 जानवरों की दहाड़। एक खौफनाक औरा चारों तरफ फैल गया, जिसने तुरंत सभी छात्रों को चुप करा दिया। आर्यन ने अपनी बैटल ब्लेड तलवार निकाली। उसकी ब्लेड अब गहरे लाल रंग की हो चुकी थी, जो खूंखार जानवरों के खून से सनी थी, और उससे एक बहुत ही मजबूत जानलेवा महक आ रही थी। वो एक खूनी लड़ाई के लिए तैयार था। लोकेश का सब्र पूरी तरह टूट चुका था। वो किसी बूढ़ी औरत की तरह आर्यन को लेक्चर नहीं देना चाहता था। वो बस उसे पीट पीट कर अधमरा कर देगा और फिर उसे वापस ले जाकर उसमें खूंखार जानवरों का खून डाल देगा। वो जिंदा बचेगा या मरेगा, ये पूरी तरह से आर्यन की अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। इनके चिट्ठी उड़ा दो। सभी खूंखार जानवरों की आंखों की वो शांति धीरे धीरे गायब हो गई और उनकी आंखों में एक बार फिर खून जैसी लाल चमक भर गई। दहाड़, एक के बाद एक दहाड़ें मिलकर एक बहुत बड़ी और डरावनी लहर बन गईं। हमला करने आ रहे 10,000 जानवरों का वो खौफनाक नजारा किसी को भी डर से कंपाने के लिए काफी था। आर्यन सबसे आगे खड़ा था और अपनी मजबूत दिमागी हालत के बावजूद उसे भी थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, मुख्य दरवाजे को मजबूती से बंद कर दो और खाली जगहों पर पहरा दो। उन्होंने स्टेडियम को इसलिए चुना था क्योंकि उसे बचाना आसान था और उस पर हमला करना मुश्किल। जब तक मुख्य दरवाजा बंद था तब तक उन्हें हर बार बहुत ही कम खूंखार जानवरों का सामना करना पड़ेगा। बस एक भारी आवाज के साथ स्टेडियम का मुख्य दरवाजा मजबूती से बंद हो गया और उसी समय 10,000 जानवर उस पर टूट पड़े। आर्यन की अगुवाई में छात्रों ने अपनी तलवारें थाम ली, घबराहट में अपना थूक निगला और खाली जगहों पर पहरा देने लगे। लोकेश की आंखों में एक ताना था, क्या तुम्हें लगता है कि किसी कछुए की तरह छुपने से कोई फायदा होगा? कितने नादान हो। उसने अपने सीने पर हाथ बांध लिए और बहुत आराम से 10,000 जानवरों के उस हमले को देखने लगा। बचाव चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, खूंखार जानवर उसे तोड़ ही देंगे, ये बस कुछ वक्त की ही बात थी। उसे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। वो हालात को अपने कंट्रोल में महसूस करके मजे ले रहा था, बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह जो चूहे के साथ खेलती है। लोकेश ने कसम खाई थी कि वो आर्यन की हर एक उम्मीद को धीरे धीरे तोड़ेगा और फिर उसे घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांगते हुए देखेगा। वो एक बहुत ही खौफनाक अंदाज में मुस्कुराया, जिससे उसके टेढ़े मेढ़े दांत दिखने लगे और वो मुड़कर अपने आदमियों से पूछने लगा, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? कई बीस्ट वॉरियर्स तुरंत उसकी चापलूसी करने के लिए आगे आए। मालिक, आप दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम हैं। वो आर्यन नाम का छोकरा तो आपके जूतों की धूल के बराबर भी नहीं है। ये हुई ना बात। लोकेश ने संतुष्टि से सिर हिलाया, उसकी पहले की नाखुशी आखिरकार काफी कम हो गई थी। कोई ताज्जुब नहीं कि हर किसी को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, यह एहसास सच में बहुत अच्छा होता है। पहले इंतजार करो, एक बार खूंखार जानवर अंदर घुस जाएं, तो तुम लोग अंदर जाकर उन्हें काट डालना। अगर हम बस उन लीडर बच्चों को पकड़ लें, तो बाकी बच्चे किसी काम के नहीं रहेंगे। जी मालिक, आपका ये गुलाम खुद आर्यन को आपके सामने लेकर आएगा।
बीस्ट वॉरियर्स अपने हाथ मल रहे थे, वे अपनी काबिलियत दिखाने के लिए बेताब थे। एक बार उन्हें कामयाबी मिल जाए और 10,000 जानवरों के दूतों से उन्हें और भी अच्छी क्वालिटी का खूंखार जानवर का खून मिल जाए, तो उनकी ताकत पक्का आसमान छूने लगेगी। फिर उन्हें इस लोकेश जैसे खुद से प्यार करने वाले बदसूरत इंसान के नीचे काम नहीं करना पड़ेगा। स्टेडियम के अंदर आर्यन सबसे आगे था और उसकी तलवार की रोशनी एक घना जाल बना रही थी। जो भी खूंखार जानवर अंदर झांकने की कोशिश करता, वो तुरंत एक ही वार में कटकर दो हिस्सों में बंट जाता, उनके बड़े बड़े सिर लुढ़क कर नीचे गिर जाते और खून किसी झरने की तरह बहने लगता। खून की इस बहुत ही तेज महक ने छात्रों की आंखों के डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पागलपन नहीं तो जिंदगी नहीं। अगर वे अब अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़े तो वे मारे जाएंगे। इसलिए हर किसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और खूंखार जानवरों का डटकर मुकाबला करने लगे। हालांकि हालात अभी भी बहुत गंभीर थे। वहां खूंखार जानवर बहुत ज्यादा थे। खास तौर पर एक साथ मिलकर हमला करने के बाद उनके हमले की ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई थी। थंप थंप थंप। ग्रीन पायथन ऑक्स, हरे अजगर जैसे बैल और ब्लैक स्ट्राइप्ड ब्राउन बेयर, काली धारियों वाले भूरे भालू जैसे विशाल खूंखार जानवरों ने स्टेडियम के मुख्य दरवाजे पर जोरदार हमला किया और दरवाजे पर दरारें पड़ने लगीं। विशाल का दिल पूरी तरह से बैठ गया था। उसने पहले सोचा था कि वे कम से कम आधे दिन तक तो टिक ही जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे 1 घंटे भी नहीं टिक पाएंगे। और तो और दूर खड़े बीस्ट वॉरियर्स ने भी अब अपनी चालें चलना शुरू कर दिया था। उसने एक तलवार से एक खूंखार जानवर का सिर काट दिया, फिर चुपचाप आर्यन के पास आया और दांत पीसते हुए बोला, आर्यन भाई, क्यों ना आप अकेले यहां से निकल जाएं। इससे पहले कि आर्यन गुस्सा होता, उसने तुरंत बात काट दी। गुस्सा मत होइए, आप हालात को मुझसे बेहतर समझते हैं। हम अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। मैं, विशाल, कभी किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन आर्यन भाई, आपका टैलेंट और आपकी चमक सच में इस दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। आपको यहाँ इस तरह नहीं मरना चाहिए। विशाल की आवाज जैसे जैसे भारी होने लगी, रोहन और बाकी लोगों का ध्यान भी उस तरफ खींच गया। बस ये समझ लीजिए कि मैं, विशाल, एक मतलबी इंसान हूँ। मैं अपने इतने शानदार भविष्य को बाहर खड़े इन कचरा लोगों के हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मुझे बदला चाहिए। आर्यन भाई, बाद में हम अपनी पूरी जान लगाकर आपके लिए एक खूनी रास्ता बनाएंगे। आपके टैलेंट के साथ भविष्य में हमारे लिए बदला लेना बहुत आसान होगा। जब वो वक्त आए तो कुछ और बीस्ट वॉरियर्स को मार डालना और हमारी कब्रों पर आकर हमें बताना। अपनी बात खत्म करते करते विशाल की आंखें खून से लाल हो गई थीं और उनमें आंसू थे। अगर वे पक्की मौत वाले हालात में न होते तो भला जिंदा रहने की उम्मीद कौन छोड़ना चाहेगा। रोहन और बाकी सभी लोग बहुत भावुक हो गए थे और उन्होंने एक साथ कहा, आर्यन भाई, विशाल सही कह रहा है। यहाँ मौजूद सभी लोगों में से हम सिर्फ आपकी इज्जत करते हैं। हम आपके लिए बाहर निकलने का रास्ता बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, इस मौके का फायदा उठाए और निकल जाए। भविष्य में हमारा बदला जरूर लीजिएगा। उम्मीद और भरोसे की एक किरण आर्यन पर टिकी थी, जिससे उसे पहली बार सच में यह महसूस हुआ कि इंसानों के बीच की एकता क्या होती है। इंसान के रूप में पैदा होने पर मुझे गर्व है। उसके अंदर जोश का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा जिसे बाहर आना ही था। उसे लगा कि उसकी पिछली मेहनत बेकार नहीं गई। हर किसी ने उसकी कड़ी मेहनत को पहचाना और उसके लिए जिंदा बचने का रास्ता बनाना चाहा। आर्यन ने एक लंबी चीख मारी और हंसते हुए उन्हें डांटा, तुम लोग यहाँ इतना जज्बाती भावुक होना बंद करो। अपनी दुश्मनी अपने पास रखो और खुद अपना बदला लेना। मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ। वे सच में एक पक्की मौत वाले हालात में पहुंच चुके थे। लेकिन आर्यन, जो अब तक खुद को रोके हुए था, वो जानता था कि बाजी पलटने की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। लो लेवल युद्ध जनरल वाले बीस्ट वॉरियर्स को हमला करते हुए देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। यही तो मौका है, आर्यन भाई। हर कोई बेचैन था और उसे और समझाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन जोर से हंसा और उसके हाथ की लंबी तलवार एक बिजली के अजगर में बदल गई, जो अभी अभी अंदर घुसे एक बीस्ट वॉरियर की तरफ तेजी से बढ़ी। मुझे तुम्हें तुम्हारे आर्यन भाई की असली ताकत दिखाने दो। ये वार, ये सच में बहुत ही खौफनाक और आंखों को चौंधियाने वाला था। मानो आसमान से कोई बिजली का ड्रैगन उतर आया हो, जो हर चीज को कुचल देने की ताकत रखता हो। इतना सुनने के बाद भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि आपको और भी अच्छी स्टोरीज मिल सके। हमारे प्रीमियम पर 10 से भी ज़्यादा स्टोरीज कंप्लीट है।